अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। बेटा, उम्मीद और दुआ करता हूँ आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे, तबीयत ठीक होगी आप लोगों की। और अगर आप लोगों ने पेपर्स दिए, कैफ़ के दिए, पीआरसी के दिए, जो भी दिए, वो पेपर्स आपके अच्छे गए होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। अच्छा बेटा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो फर्स्ट टाइम कैफ़ का कोई पेपर देंगे? ठीक है, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसका पीआरसी का कोई पेपर बाकी है? और है कब पेपर कभी बेटा? 24 को। ठीक है, तो इंशाल्लाह हमारी दुआएं हैं कि जो भी आपका पीआरसी का पेपर है वो निकल जाएगा, जो भी अभी अटैम्प्ट आएगी, और आप मुकम्मल तौर पर कैफ़ ग्रुप ए में एंटर हो जाएंगे, दाखिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा बेटा, इस सेशन का आगाज़ करते हैं, स्प्रिंग 2026 के एग्ज़ाम सेशन का आगाज़ करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हमारे लिए इस पूरे सेशन को आसान करे। अल्लाह पाक इसको पढ़ना भी आसान करे, इसको पढ़ाना भी आसान करे। अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दें, तौफीक दें, इतना इनेबल कर दें कि मैं इस सब्जेक्ट को आपके लिए आसान से आसान तरीन बना दूँ और आपके लिए इसको समझना आसान कर दें। ठीक है, और जब भी मैं क्लास के शुरू में दुआ पढ़ा करूँ, दुरूद शरीफ पढ़ा करूँ, तो आप लोग भी ज़रूर पढ़ लिया करें। ठीक है। अच्छा भाई, सब्जेक्ट का नाम क्या है? सब्जेक्ट का नाम क्या है? सब्जेक्ट का नाम है कैफ़ 2 ग्रुप ए। अच्छा, आप लोगों को सबको स्क्रीन नज़र आ रही है? कंफर्टेबल हैं आप लोग स्क्रीन के साथ? अच्छा, इस दफ़ा मैंने ये वाला सेटअप कर दिया है, प्रोजेक्टर वाला सेटअप कर दिया है। वजह उसकी ये है कि स्टूडेंट की थोड़ी सी फरमाइश रहती है कि सर आप जो भी काम करते हैं, जो भी नोटिंग करते हैं, वो हमारे पास पीडीएफ की फॉर्म में हमें रिसीव हो जाए, जो आप सॉल्व करते हैं वो आसानी के साथ। कभी कोई बोर्ड से कॉपी करने में किसी को मसला आ रहा है, किसी को देखने में मसला आ रहा है, तो मैंने इस दफ़ा इस तरतीब के ऊपर अपने सेशन का आगाज़ कर दिया है। अगर आप लोगों को कोई मसला हो देखने में, विजिबिलिटी के अंदर, तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। सही है? अच्छा, जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, जिस पर मैं एनोटेशन कर रहा हूँ, जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स एक ग्रुप के अंदर, एक फोल्डर के अंदर सेव हो रहे होंगे, रियल टाइम बेसिस पे सेव हो रहे होंगे, और उस फोल्डर का एक्सेस आपके पास होगा। गूगल ड्राइव के फोल्डर का एक्सेस मैं आप लोगों को दे दूंगा। आप लोग जब चाहेंगे उस फोल्डर को खोलेंगे और डॉक्यूमेंट अपने पास डाउनलोड कर लेंगे। ठीक हो गई बात? अच्छा, और भी गाइडलाइंस हैं जो मैं आपको अभी वक्तन देता रहूँगा। सब्जेक्ट का नाम है, नंबर है कैफ़ 2। सब्जेक्ट का नंबर है कैफ़ 2, और नई एजुकेशन स्कीम के अंदर इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। नाम चेंज करने से क्या फ़र्क पड़ता है, काम तो वही है इसका, टैक्स पढ़ना और पढ़ाना। तो पिछली अटेम्प्ट तक इसका नाम था टैक्स प्रैक्टिसेस, और अब इसका नाम क्या हो चुका देखो ज़रा, टैक्सेशन प्रिंसिपल्स एंड कंप्लायंस। अच्छी बात है, नाम से क्या करना है हमें तो पढ़ना है। अच्छा भाई, तो आज का सेशन विल बी बेसिकली योर ओरिएंटेशन एंड गाइडेंस सेशन। स्प्रिंग 2026 के लिए नई एजुकेशन स्कीम 2025 एप्लीकेबल हो चुकी है आपके लिए। उसकी क्या खुसूसियात हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अच्छा, a brief introduction about myself. I have been teaching the subjects of taxation, auditing since last more than 9 years. I myself am a practicing chartered accountant. मेरी अपनी फर्म है HM Chartered Accountants के नाम से, तो जिसमें हम टैक्स और ऑडिट की प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस से मुराद ये होती है कि जाहिर सी बात है, जो हम पढ़ रहे हैं, मैंने बताया भी था ओरिएंटेशन सेशन में, जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उसी को जब हम अपना मेन सोर्स, मेन स्ट्रीम ऑक्यूपेशन बना लेते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मैंने टैक्स पढ़ा, अब मैं टैक्स की सर्विसेज प्रोवाइड अगर कर रहा हूँ क्लाइंट्स को, टैक्स के रिटर्न फाइलिंग्स की, टैक्स की कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसका मतलब कि मैं टैक्स प्रैक्टिशनर बन गया। हमने ऑडिट पढ़ा, अब प्रोफेशनली मैं अगर क्लाइंट्स को ऑडिट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऑडिट करके दे रहा हूँ, तो मैं प्रैक्टिसिंग ऑडिटर बन गया। आर यू गेटिंग दिस?
अच्छा, आई एम अ फेलो मेंबर ऑफ बोथ द बॉडीज, बोथ द रिनाउंड इंटरनेशनल अकाउंटेंसी बॉडीज, ACCA का भी मैं फेलो मेंबर हूँ। फेलो मेंबर सीनियर मेंबर को बोलते हैं, इसको काफ़ी टाइम हो गया फील्ड में, और फेलो एंड प्रैक्टिसिंग मेंबर ऑफ ICAP एज वेल। आई एम मेंबर ऑफ वेरियस टेक्निकल एंड प्रोफेशनल कमिटीज ऑफ ICAP एंड ACCA पाकिस्तान। आर्टिकलशिप मेरी KPMG पाकिस्तान से रही, और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपके सामने स्क्रीन पर आ गई है, ठीक है। तो ये भी डॉक्यूमेंट आपको अवेलेबल हो जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर इस पर मेरा मेंशन्ड है, कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर मेंशन्ड है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग मुझे मैसेजेस करेंगे रोज़ रोज़। आप लोग क्लास अटेंड करेंगे, कोई मसला है मैं इनकरेज करूँगा कि आप लोग क्लास में ही मुझसे पूछ लें। ऑनलाइन वाले जो बच्चे होंगे मैं इनकरेज करूँगा वो जब ऑनलाइन क्लास लें तो जूम पर ही अपना क्वेश्चन रेज करें और पूछ लें। हाँ, आमतौर पर ऐसा होता है कि काफ़ी बच्चे ऑफलाइन मोड पे पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, अपनी पेस पे पढ़ रहे होते हैं, घर पर पढ़ रहे होते हैं। तो अगर उनको कोई मसला, अव्वल तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि पहली बात तो ये कि क्यूरीज आती नहीं है व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। कोशिश मैं ये करता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है कि जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपके जहन में कौन सा सवाल उस वक्त आ सकता है। नहीं भी आ रहा होगा तो मैं आपको बताऊँगा कि आपके जहन में ये सवाल आना चाहिए था, आप सोचते हैं हाँ आना तो चाहिए था, आया नहीं। तो वो भी मैं कोशिश करता हूँ कि उसका जवाब भी मैं आपको आपके पूछने से पहले दे दूँ। हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ऐसा क्वेश्चन अगर आपके जहन में आता है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं। यू आर मोर देन वेलकम टू डिस्कस, ठीक है। मेरा ईमेल आईडी भी आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। अच्छा, आज के सेशन का हमारा एजेंडा, मेन एजेंडा है क्या? अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे CAF 2 का सब्जेक्ट है क्या और प्रोफेशन के अंदर उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फिर हम सिलेबस का ओवरव्यू देखेंगे कि CAF 2 के सब्जेक्ट में हमें क्या पढ़ना है, पेपर पैटर्न क्या है, क्या चीज़ें आती हैं, क्या की एरियाज हैं, इसका पासिंग रेशो क्या रहता है, लिख दिया मैंने। ऑन एवरेज 33 से 35% के दरमियान इसका पासिंग रेशो रहता है। रीजंस ऑफ फेलियर क्या है, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। और हम देखेंगे कि हमारा सेशन प्लानर क्या है, किस तरह से हमारे सेशंस होंगे, वीकली सेशंस कैसे होंगे, कितना टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड होगा, कितना आपको पढ़ना पड़ेगा, वो सारी की सारी बातें हम देखेंगे इस सब्जेक्ट के बारे में। अच्छा भाई, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, इस सब्जेक्ट के बारे में, CAF 2 टैक्सेशन प्रिंसिपल्स एंड कंप्लायंस के बारे में। अच्छा मेरे बच्चों, देखो सबसे पहली बात तो ये है कि आप जिस फील्ड में, जिस प्रोफेशन के अंदर एंटर हो चुके हो, दाखिल हो चुके हो, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि आप इसमें अल्लाह का शुक्र अदा करो। यू पीपल आर अमंग्स्ट द लकीएस्ट पीपल टू चूज सच अ प्रोफेशन। माशाल्लाह, वेरी वर्दी प्रोफेशन, द प्रोफेशन ऑफ वेरी हाई कैलिबर। अच्छा, किसी भी प्रोफेशन को उठाने वाले वो होते हैं जो उस प्रोफेशन के मेंबर्स होते हैं, जो उस प्रोफेशन के स्टूडेंट्स होते हैं, यानी हम और आप, ठीक है। अब ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं CA के अंदर, ACCA के अंदर, CA के अंदर, उसमें कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं कोर सब्जेक्ट्स। कोर सब्जेक्ट्स मिसाल के तौर पर मेडिकल के अंदर कोई MBBS अगर कर रहा हो तो हम कहते हैं इसको कोर सब्जेक्ट जो है ना, BDS कर रहा हो तो उसका कोर सब्जेक्ट जो है ना वो डेंटिस्ट्री हो जाता है, फिर स्पेशलाइजेशन वाला सब्जेक्ट हो जाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐसा प्रोफेशन है कि जब आप ये प्रोफेशन करके फारिग होंगे, जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि अल्लाह पाक ने आपके हाथ में कितने सारे ऑप्शंस दे दिए। यानी कि ये एक ऑप्शन नहीं है कि आपने CA कर लिया तो अब आप एक ट्रेन की पटड़ी पर चल लेंगे और उसी के ऊपर चलते रहना है, एंड यू कैन नॉट डू समथिंग एल्स। नो, दिस प्रोफेशन विल इटसेल्फ गिव यू वैरायटी ऑफ ऑप्शंस टू डू व्हाटएवर यू वांट, टू डू व्हाटएवर यू लाइक। फॉर एग्जाम्पल, टैक्स। टैक्स इज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। कौन कौन से सब्जेक्ट्स, आओ देखते हैं। रिपोर्टिंग, कॉर्पोरेट लॉ, ऑडिटिंग, कॉस्टिंग,
फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जब आप मुकम्मल चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे इंशाल्लाह, तो आप ये देखेंगे कि आपके हाथ में ये सारे ऑप्शंस होंगे। आप चाहें तो अपना कैरियर टैक्स में बना सकते हैं, आप टैक्स प्रैक्टिशनर बन सकते हैं, आप टैक्स में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, टैक्स लॉज के ऊपर कमांड हासिल करके आप अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। आप क्लाइंट को टैक्स की सर्विसेज दे सकते हैं, इंडिविजुअल्स को, एओपीज को, कॉर्पोरेट्स को, टैक्स फाइलिंग की सर्विसेज, टैक्स की कंसल्टेशन की सर्विसेज, टैक्स प्लानिंग की सर्विसेज, टैक्स एडवाइजरी की सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज होती हैं टैक्स से रिलेटेड जो कि आप दे सकते हैं और आप अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। टैक्सेशन, रिपोर्टिंग, कोई कहता है यार हमें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से बहुत प्यार है, हम तो हर वक्त ये करना चाहते हैं, हमें आईएफआरएस से बहुत लगाव है, बहुत प्यार है, हम तो किसी कंपनी के अंदर भी आईएफआरएस रिपोर्टिंग के हेड बनना चाहेंगे, हम सीएफओ बनना चाहेंगे जो आईएफआरएस रिपोर्टिंग की कंप्लायंसेस करता है, आईएफआरएस रिपोर्टिंग को अप्लाई करता है। ठीक है भाई, सीएफओ बन जाना आप, तो आप इसका मतलब ये है कि अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग आपका मेन एरिया हो जाएगा। कॉर्पोरेट लॉ, कितने सारे लॉयर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो कि कॉर्पोरेट लॉ की एडवाइजरी में होते हैं, कॉर्पोरेट लॉ की प्रैक्टिस करते हैं, कंपनी लॉ की प्रैक्टिस करते हैं। जितनी भी फर्म्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म्स हैं, वो ऑडिटिंग की प्रैक्टिस करती हैं, ऑडिट को अपना मेन सोर्स ऑफ अर्निंग, मेन सोर्स ऑफ प्रोफेशन बना लेती हैं और ऑडिट्स करके अपने रेवेन्यू और इनकम को जनरेट करते हैं। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कॉस्टिंग डिवीजन में, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। आमतौर पर ये जो आईसीएमए के मेंबर्स होते हैं, आईसीएमए की जो क्वालिफिकेशन है, ये बेसिकली कॉस्टिंग में स्पेशलाइज करवाती है। तो सर कि वो आईसीएमए की क्वालिफिकेशन करवाती है, वो हमारी क्वालिफिकेशन नहीं करवाती। आपकी क्वालिफिकेशन भी उतना ही ऑलमोस्ट कॉस्टिंग आपको पढ़ाती है। इसका मतलब ये है कि आप जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं तो आप लोग कॉस्टिंग की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी किसी भी कंपनी के कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में जाके उसके सारे कॉस्टिंग के एरियाज़ को सुपरवाइज कर सकते हैं, उसकी लीड ले सकते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं इन्वेस्टमेंट को, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यूएशन को। आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट हेड बन सकते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो डिवीजन है जो एक्चुरियल साइंसेज में, बैंकिंग के अंदर इस चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। ठीक है, इसकी अलग से क्वालिफिकेशंस भी होती हैं बहुत सारी, जैसे सीएफए हो गया, एफआरएम हो गया, क्वालिफिकेशंस होती है। लेकिन आपके प्रोफेशन में भी आपको ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और बहुत डिटेल में सिखाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप फाइनेंशियल में, कितने सारे ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की साइड के ऊपर जाकर अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो आपको ये सीए की क्वालिफिकेशन इतने सारे ऑप्शंस देगी कि आप इनमें से किसी भी चीज़ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन हम जिस चीज़ को पढ़ेंगे, फोकस करेंगे, जो हमारा एरिया ऑफ फोकस होगा वो क्या होगा भाई? टैक्सेशन। टैक्सेशन, टैक्स का सब्जेक्ट सीए क्वालिफिकेशन में 2 स्टेजेस के ऊपर, एक सीए इंटर लेवल के ऊपर है और एक सीए फाइनल लेवल के ऊपर है। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों लेवल्स के ऊपर ही मैं सब्जेक्ट को पढ़ाता हूँ। टैक्स का सब्जेक्ट आपके लिए नया सब्जेक्ट है, आप लोगों ने इससे पहले ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा। अकाउंटिंग का सब्जेक्ट आपने शायद पढ़ा है इससे पहले, लॉ आपने किसी न किसी दर्जे के अंदर पढ़ा होता है। टैक्स का सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आपने आज से पहले नहीं पढ़ा। दिस इज अ न्यू सब्जेक्ट फॉर यू। तो सर ये सब्जेक्ट कैसा है, दिखने में कैसा लगता है, टेस्ट कैसा है इसका? मैंने कहा ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, आपको ये सब्जेक्ट पढ़ के बहुत मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। इनफैक्ट बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जब वो टैक्स का सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इसकी क्लासेस लेते हैं, तो वो कहते हैं सर ये हमारा फेवरेट सब्जेक्ट हो गया टैक्स का, क्योंकि ये है इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अपार्ट फ्रॉम द इम्पोर्टेंस इन दिस प्रोफेशन के अंदर तो इसकी इम्पोर्टेंस है ही है। कैसे इम्पोर्टेंस है? आप कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन भी टैक्स की नॉलेज के बगैर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। आज हर ट्रांजैक्शन में टैक्स की इम्प्लीकेशन है। आप एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं, उसका टैक्स काटना है। आप सप्लायर को पेमेंट दे रहे हैं, उसका टैक्स काटना है। आप कंसल्टेंट को पेमेंट दे रहे हैं, उसका टैक्स काटना है। आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसके ऊपर सेल्स टैक्स अप्लाई करना है। हर चीज आप सोचें, कंपनी की कोई भी ट्रांजैक्शन आप सोच लें, उसके अंदर टैक्स की इम्प्लीकेशन इन्वॉल्व है। टैक्स 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 एंड टैक्स, इतना इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट।
हर ट्रांजैक्शन पे टैक्स की इम्प्लीकेशन है। आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप सीएफओ बन गए किसी कंपनी के, एक सीएफओ अच्छा सीएफओ नहीं बन सकता जब तक उसको टैक्स की नॉलेज ना हो, क्योंकि आप अगर सीएफओ बन गए हैं तो कंपनी की हर ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग रिपोर्टिंग को इंश्योर करना आपका काम है, और हर ट्रांजैक्शन के साथ उसका टैक्स इम्पैक्ट लगा हुआ है। तो अगर आपको नहीं पता कि इस ट्रांजैक्शन का टैक्स इम्पैक्ट क्या होगा, कैसे होगा, किस अकाउंट में जाएगा, उस पर डेफर टैक्स कैसे बुक होगा, तो इसका मतलब कि वो सीएफओ भी बेकार हो गया। ऑडिटिंग में अगर आप ऑडिटिंग कर रहे हैं तो ऑडिटिंग आप पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिटिंग करते हैं। ऑडिटिंग इसको कहते हैं, मैं बता भी देता हूँ। ऑडिटिंग कहते हैं पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना, उसकी चेकिंग करना कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक बने हैं या ठीक नहीं बने। अब आप ऑडिटर हैं और आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग कर रहे हैं और आपको टैक्स की नॉलेज ही नहीं है, तो क्या आप अच्छे ऑडिटर बन सकते हैं? नहीं बन सकते। कॉस्टिंग के अंदर आपने टैक्स के इम्पैक्ट्स को लिए ही नहीं, आपको पता ही नहीं है टैक्स की इम्प्लीकेशंस कहाँ होंगी, कब होंगी, कब टैक्स जो है वो कॉस्ट का पार्ट बनेगा, कब टैक्स कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, आपको ये पता ही नहीं है। जब आपको ये पता ही नहीं है तो क्या आप अच्छे कॉस्टिंग कंसल्टेंट बन सकते हैं? नहीं बन सकते। इसका मतलब कि सर ये जो टैक्स सब्जेक्ट है, अब तो आपने ऐसा बता दिया कि ये तो जिंदगी मौत हो गई। हाँ, ऐसे ही एक चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहे जितना अच्छा अकाउंटेंट हो, कि जितना भी अच्छा कॉर्पोरेट लॉ की नॉलेज रखता हो, ऑडिटिंग की, कॉस्टिंग की नॉलेज रखता हो, आप यकीन कर लें, आप जहां जाएंगे, जिस गैदरिंग में जाएंगे, जिस ओकेजन पे जाएंगे, जिधर भी चले जाएं आप, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को लोग समझते हैं कि ये टैक्स एक्सपर्ट्स हैं, इनको टैक्स का सब कुछ आता है। अभी आप किसी दावत में चले जाएं और आप ये कह दें, किसी अंकल से मिलें, किसी आपके कज़न से आपकी मुलाकात हो, आप उसको ये कह दें कि मैं सीए कर रहा हूँ या मैं सीए कर रही हूँ। अगला सवाल, यार टैक्स बहुत लग रहा है, कोई तरीका तो बताओ टैक्स कैसे बचेगा। अब उसको कख कुछ नहीं पता अकाउंटिंग का, टैक्स की नॉलेज भी कुछ नहीं उसको, बस उसको ये पता है कि टैक्स एक ऐसी चीज़ है जो मेरी जेब से लगता है, निकलता है, कॉस्ट है, इसको बचाऊं कैसे, वो बता दो भाई। यानी कि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो हर कॉमन मैन को अफेक्ट कर रहा है, हर कॉमन मैन को अफेक्ट कर रहा है। आज आप अपने मोबाइल के अंदर, सेलफोन के अंदर कार्ड चार्ज करते हैं, टैक्स कट जाता है। अपनी बाइक में, गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं, उसके ऊपर टैक्स लगा हुआ है। आपके वालिद साहब की सैलरी आ रही है, उसके ऊपर टैक्स कट रहा है। आपके वालिद साहब बिजनेस कर रहे हैं, उनको टैक्स देना है। बिजली का बिल आप दे रहे हो, उसके ऊपर टैक्स लग रहा है। इंटरनेट के चार्जेस आप दे रहे हो, उसके ऊपर टैक्स लग रहा है। क्या लग रहा है, क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है, कैसे बचाएं सर, कैसे कम करें? क्या ये हर बंदे का मसला नहीं है? ये हर बंदे का मसला है। आप यकीन करें, जब से मैंने क्वालिफाई किया है, 12 साल हो गए, 11-12 साल अल्हम्दुलिल्लाह, आज तक कभी किसी ने ये जानने के बाद कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मुझसे कभी किसी ने लीज के प्रिंसिपल्स नहीं पूछे कि जरा बताओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, जरा बताओ तो सही कि लीज के प्रिंसिपल्स क्या हैं, लीज अकाउंटिंग कैसे हो, लेसोर अकाउंटिंग कैसे होती है, कभी नहीं पूछा किसी ने। कभी किसी ने ये नहीं पूछा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की वैल्यूएशन कैसे होती है, जरा बताओ। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स किसको बोलते हैं? आम आदमी को क्या लगे होगे ये क्या होता है? हाँ, लेकिन जब गया हूं, जहां गया हूं, सबने ये जरूर पूछा है कि टैक्स कैसे बचेगा, इस पे टैक्स कैसे लगेगा, ये बता दो। आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप तो टैक्स के चीते हो, आप तो टैक्स के चैंपियन हो। अब साला टैक्स के अंदर 3 दफा फेल ही क्यों ना हो गया हो? सामने वाले को थोड़ी पता है टैक्स में 3 दफा फेल हुआ है वो। सामने वाले को थोड़ी पता है टैक्स उसके लिए दर्द सर बना हुआ है। सीए का स्टूडेंट हूं, सीए पढ़ रहा हूं, सीए कर रहा हूं। अच्छा भाई, सीए कर रहा है तो अब सब साइड हो गया, टैक्स के बारे में बता दे भाई। आप यकीन करें, जो बिजनेसमैन, जो श्रूड बिजनेसमैन है ना, जो ढंग के बिजनेसमैन है, वो पढ़े लिखे ना भी हों, इंटर पास होंगे, मैट्रिक पास होंगे, इंटर पास होंगे, लेकिन आप यकीन करें उनको टैक्स की बहुत अच्छी नॉलेज होती है। क्यों? क्योंकि टैक्स उनके बिजनेस से डायरेक्टली लिंक करता है। अगर उनको टैक्स की अच्छी नॉलेज नहीं होगी, ना वो कॉस्टिंग ठीक कर सकेंगे, ना वो बिजनेस डिसीजन ठीक ले सकेंगे, ना वो अपनी कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी में ला सकेंगे। यकीन करें आप। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ छोटी सी। मेरे मामू, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, उनके दर्जात बुलंद करे। तो मेरे मामू कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मुश्किल से शायद मैट्रिक किया होगा उन्होंने, वो भी कब किया होगा पता नहीं, बहुत ही पहले के।
मैट्रिक किया हुआ उन्होंने। लेकिन वो जाहिर सी बात है बहुत सारे बिजनेसेस देखते थे, बहुत सारे काम करते थे, शेयर मार्केट में बहुत सारे शेयर्स में उनकी इन्वेस्टमेंट थी, किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट थी, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट थी, उनकी शॉप्स रेंट पे गई हुई थी। तो रिटर्न फाइल करने के लिए जब वो, अब जाहिर सी बात है उन्होंने मुझे बोला हुआ था कि यार तुम मेरा रिटर्न फाइल करोगे। अच्छा, जब उनका रिटर्न फाइल करने का टाइम आता था ना, वो इंतहाई दर्जे का कॉम्प्लेक्स रिटर्न होता था, क्योंकि उसमें सारी इनकम आती होती थी, सैलरी को छोड़ के, सैलरी नहीं थी उनकी, सैलरी को छोड़ के सारी इनकम आती थी उनकी। कैपिटल गेन भी आ रहा है, शेयर से गेन आ रहा है तो कैपिटल गेन भी आ रहा है, प्रॉपर्टी बेची है तो कैपिटल गेन आ रहा है, रेंटल इनकम भी आ रही है, ठीक है। बैंक डिपॉजिट अगर इस्लामिक सेविंग्स में कुछ पड़ा हुआ है तो वहां से इंटरेस्ट आ रहा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी आ रही है, डिविडेंड भी आ रहा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी आ रही है, ठीक है। बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस इनकम भी आ रही है। इतनी चीजें, इतनी सोर्सेज। अच्छा, अब वो साथ बैठते थे, बताते थे देखो ये वाली इनकम आ रही है, ये वाली इनकम आ रही है, ये वाली इनकम आ रही है, ये वाली इनकम आ रही है। अच्छा, और उनको हर चीज का पता होता था कि अगर तो कैपिटल गेन के ऊपर टैक्सेस बढ़े हैं तो क्या बढ़े हैं, बचेंगे तो कैसे बचेंगे। अब ये पैसे आ गए किसी अननोन सोर्स से आ गए, मामू ये पैसे कहाँ से आ गए, ये इस अकाउंट से आए, इससे लोन दिखा दे। उनको पता था कि लोन दिखा दे भाई, वरना इनकम पर टैक्स लग जाएगा। यानी कि इतने क्वेश्चन करते थे वो, और उनकी इतनी नॉलेज थी कि वो खुद बता रहे होते थे यार ये ट्रांजैक्शन है, इसको ऐसे कर दो। पढ़े लिखे नहीं थे खास। तो कहने का मकसद ये है कि जिस बंदे को टैक्सेस अफेक्ट करते हैं ना, उसकी कोशिश ये होती है कि मैं जानूं तो सही ये टैक्स लग कैसे रहा है, इससे बचेंगे कैसे, इसको कम कैसे करेंगे। और आप यकीन करो जिसको ये प्रिंसिपल्स आ गए ना, वो चीता बना फिरता है इंडस्ट्री के अंदर, उसकी वाह वाह होती है। हर बंदा, दोस्त भी चाय पिलाएगा आपको, यार मुझे बता सैलरी पे टैक्स कैसे कम करूं, मैं इतना टैक्स लग रहा है, मेरे शेयर्स के ऊपर इतना टैक्स लग रहा है, जरा बताओ तो सही शेयर्स के ऊपर टैक्स कम कैसे करूं। हम पढ़ेंगे, देख लेंगे शेयर्स बेचने पर अगर टैक्स ज्यादा आ रहा हो तो कम कैसे करेंगे। तो आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी जो किससे रिलेट करती हैं, एक आम बंदे से, एक कॉमन मैन से रिलेट करती है। और जब आप लोग टैक्स प्रैक्टिस करेंगे ना, तो वही कॉमन मैन आपके पास आ रहा होगा अपने मसले लेकर। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब मजे की बात, ये जो टैक्स का सब्जेक्ट है, आप लोग सीए के स्टूडेंट्स हैं। सबसे पहली बात आज सुन लो, आप लोग हैं सीए के स्टूडेंट्स, और सीए का जो स्टूडेंट है ना, चाहे भले उसने मैट्रिक प्री मेडिकल से किया, इंटर प्री इंजीनियरिंग से किया, और उसके बाद वो सीए में आ गया, अब तुमने जो किया वो तो था माजी, वो तो हो गया पास्ट। मैंने भी इंटर प्री इंजीनियरिंग से किया था। इंटर के अंदर हमने बहुत एक्सपेरिमेंट किए थे, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के अंदर एलिमेंट डिटेक्शन के, इतनी इक्वेशन याद करी थी, केमिस्ट्री की इतनी इक्वेशन याद करी थी कि बस चैंपियन था मैं इक्वेशन याद करने के अंदर। लेकिन अब वो मेरे किसी काम का नहीं है मेरे किसी काम का। जब से मैंने सीए में एडमिशन लिया तो अब मेरा मेन कोर्स प्रोफेशन कौन सा हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। अब जो पढ़ा हो बस वो हो गया ख़त्म, अब वो किसी काम नहीं आएगा। लेकिन एक बात याद रख लो कि अब जिस लाइन में आ गए हो ना, अब इससे तो तुमने अपनी रोजी रोटी कमानी है, इससे तुमने अपना फ्यूचर बनाना है, इससे तुमने अपना कैरियर बनाना है। और जिस सब्जेक्ट से आपको अपना कैरियर बनाना है, रोजी रोटी कमानी है, उस सब्जेक्ट को आपने अपनी पीक पे पढ़ना है। किस पे पढ़ना है? पीक पे पढ़ना है, उसकी एक्सट्रीम पे पढ़ना है। उसके अंदर कोई चीज ऐसी ना हो जो आपको ना आती हो। अगर उसमें कोई चीज ऐसी रह गई जो आपको नहीं आती तो ये आपका फेलियर है। ये कैसी बात कर दी आपने सर, ये तो इतना मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं, कुछ मुश्किल नहीं। मुश्किल है सिर्फ इंसान की सोच। आज आपने सोच लिया ये मुश्किल है, वो मुश्किल हो जाएगा। आपने सोच लिया कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह पाक ने मुझे बड़ी सलाहियत दी, मुझे अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, अल्लाह पाक ने मुझे फरिश्तों से भी ऊंचा मकाम दे दिया। अगर बंदा नेक हो तो फरिश्तों से भी उसका मकाम बुलंद हो जाता है। तो क्या मैं नहीं कर सकता ये? जी कर सकते हैं, अगर अपनी हरकतें सुधार लें तो। ठीक है,
कुछ मुश्किल नहीं है आपके लिए, सब आसान है। बस आपने एक ही चीज़ अपने जहन में रखनी है, वो क्या है? अपना ऑब्जेक्टिव, अपना गोल। आपने क्या बनना है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट तो वो भी होता है जो 50 दफ़ा फेल होकर भी बनता है। आप क्या फेल होने के लिए आए हो? नहीं ना। आपका वक्त बेकार, आपकी ज़िंदगी बेकार। भाई एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी का स्टूडेंट अगर एक सब्जेक्ट को 3 दफ़ा फेल करके चौथी दफ़ा में पास कर सकता है, तो क्या वो पहली दफ़ा में पास कर सकता था? यस। क्यों नहीं कर पाया? उसको सीरियस होने में 4 अटेम्प्ट लग गए, माजरत के साथ। उसमें सलाहियत थी, उसमें कैपेबिलिटी थी, लेकिन वो सीरियस ही नहीं हुआ 4 अटेम्प्ट तक। जब 4 दफ़ा जलील हुआ, दोस्त कहाँ थे कहाँ निकल गए, वालिदैन से तबीयत से जलील हुआ, उस्ताद से जलील हुआ, फिर आंखें खुली, फिर जाके पेपर पास हुआ। तो क्या अगर हम अपनी आंखें आज खोल लें, टाइम पर खोल लें, तो क्या पास हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। क्या सिर्फ पास होना मकसद है? नहीं। सिर्फ नंबर लेना मकसद है? सिर्फ टिक लगाना मकसद है? सीए बन गए? नहीं। आपने फिर सीए बनने के बाद इस सारी नॉलेज को किस में लेकर आना है? अपनी प्रैक्टिस में लेकर आना है। दिस इज योर मेन स्ट्रीम ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन। तुमने टैक्स बेदिली से पढ़ा, बहुत बेदिली से पढ़ा, पासिंग मार्क्स लेके पास भी हो गए। विल इट बी ऑफ एनी गुड फॉर यू? नो। एक डॉक्टर, मैं हर दफा ये मिसाल देता हूँ, एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर बन रहा है, बहुत ही बुरा डॉक्टर बन रहा है, बेदिली से डॉक्टर बन रहा है। कल को किसी मरीज का ऑपरेशन करने बैठेगा, उसको काट पीट दिया, उसका चीरा वीरा लगा दिया, अब वो चीरा लगाने के बाद सोच रहा है ये वाली नस काटनी है कि नहीं काटनी है, इससे बंदा तो नहीं मर जाएगा। टीचर ने जिस क्लास में ये लेक्चर दिया था ना इस वेन के ऊपर, उस क्लास में मैं एब्सेंट था। ये टॉपिक तो मुझे समझ ही नहीं आया था, बहुत मुश्किल टॉपिक था। क्या ख्याल है? अच्छा डॉक्टर के पास जाओगे? ऐसे बेकार घटिया डॉक्टर के पास जाओगे? तो अब आप मुझे ये बताओ, आप जिस सब्जेक्ट को भी पढ़ रहे हो, चाहे वो टैक्स है, चाहे वो कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग है, चाहे वो कॉर्पोरेट लॉ है, अगर प्रैक्टिकल प्रोफेशनल लाइफ में आपके पास कोई क्लाइंट आता है, वो बोलता है मुझे ये बता दो मेरा ये मसला है, ये कैसे हल होगा, ये रॉयल्टी की पेमेंट है, नॉन रेजिडेंट एसोसिएट को पेमेंट करनी है, इसके ऊपर क्या टैक्स इम्प्लीकेशन होगी और इसकी बचत कैसे होगी। आप बोलोगे नॉन रेजिडेंट के टैक्सेशन का सेक्शन तो मैंने सीए फाइनल में छोड़ दिया था, मुश्किल लगता था मुझे। उसके अलावा कुछ भी पूछो, वो उसके अलावा सिर्फ आपका नाम पूछेगा और फिर चला जाएगा कि अब इसके पास दोबारा कभी नहीं आना, और 10 और लोगों को भी बोलना है कि इसके पास दोबारा मत जाना, क्योंकि इसको ये टॉपिक ही नहीं पता। ये बेकार चार्टर्ड अकाउंटेंट। सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट का स्टैंप लगाकर आपको तमगा इम्तियाज तो इम्तियाज नहीं मिल जाएगा, जिंदगी तो उसके बाद शुरू होनी है। तो ये सब्जेक्ट है आपका कोर सब्जेक्ट, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी पीक पर। अगर आपने ऐसा कर लिया, आप यकीन करें आपकी लोग इज्जत करेंगे इंशाल्लाह, आपकी रिस्पेक्ट हो जाएगी। हर बंदे से जिससे आप मिलेंगे ना, आप उसको फ्री में टैक्स एडवाइस बांटते फिरेंगे। जिस तरह कोई अंकल बच्चों को टॉफियाँ बांटते फिरते हैं ना, ये लो। आज जिधर भी जाता हूँ, जहाँ कहीं भी जाता हूँ ना, मैं यूँ फ्री में टैक्स एडवाइस बांट रहा होता हूँ। यूँ कर लो, यूँ कर लो, यूँ कर लो। हाँ ये तो भाई तो सर ने तो क्या बात बता दी, मुनीर साहब ने तो क्या बात बता दी, इसने इन्होंने इतना टैक्स बचा लिया। वाह भाई वाह, इज्जत बनेगी नहीं बनेगी? क्या ख्याल है? ये इज्जत बनाने का सब्जेक्ट है, इसको इज्जत दे दो भाई, आज से इसको इज्जत दे दो, आपकी इज्जत बन जाएगी इंशाल्लाह। सिलेबस के बारे में बात करते हैं। अच्छा भाई आगे आ जाओ, अब आ जाओ, आई कैप का हम सिलेबस डॉक्यूमेंट खोलते हैं और इस नई एजुकेशन स्कीम के सिलेबस को देख लेते हैं। अब ये ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसी ये ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो आप ज़िंदगी में एक ही दफ़ा देखते हैं बस, उसके बाद फिर नहीं देखते कभी। पहली ही क्लास में देखते हैं, उसके बाद देखते ही नहीं है इसको। तो देख लें आज तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना, टिक द बॉक्स हो जाएगा, कोटा पूरा हो जाएगा मेरा। आवाज़ थोड़ी सी मेरी बैठी हुई है, उसके लिए माजरत। ये है आई कैप की नई एजुकेशन स्कीम 2025 का ऑफिशियल सिलेबस डॉक्यूमेंट, जो मैंने आपके सामने स्क्रीन पर खोल लिया है।
अच्छा भाई, इस आप अपने बाकी के सब्जेक्ट्स के बारे में भी चीज़ें देख सकते हैं। इसके अंदर कैफ वन की बातें भी गिवन है। हमारा जो सब्जेक्ट है वो आ गया यहाँ पर कैफ टू का सब्जेक्ट। कैफ टू का सब्जेक्ट आ गया, टैक्सेशन प्रिंसिपल्स एंड कंप्लायंस। आ जाओ, सबसे पहले हमारे सामने आता है सिलेबस। ग्रेड में देख लो क्या क्या बातें गिवन है। अच्छा, पिछली स्कीम के अंदर इस ग्रेड को 3 हिस्सों में तोड़ा हुआ था, और वो 3 हिस्से थे इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और ये वाला, ये 3 हिस्से थे। अब देखो कितने हिस्सों में तोड़ दिया, 4 हिस्सों में। इनकम टैक्स को मजीद 2 हिस्सों में और तोड़ दिया। हमारी सेहत पे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारा ऑब्जेक्टिव डे 1 से एक ही होना चाहिए कि हमने हर चीज़ पढ़नी है, हमने पूरी पढ़नी है, हमारी कवरेज हमने 100% करनी है। तो अब वो ग्रिड को 2 में तोड़े, 3 में तोड़े, 4 में तोड़े, ना तोड़े, हमें इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? बात समझ आ रही? हाँ, लेकिन इतना बता दूं, मार्किंग वेटेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई कैप जो ग्रिड में मार्किंग वेटेजेस देता है, आई कैप उसको फॉलो करता है, 90% ऑफ द टाइम फॉलो करता है आई कैप। ठीक है, तो अब अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर जो मार्किंग ग्रिड है वो क्या है, जरा देखो, ऑब्जेक्टिव, सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड एथिकल प्रोविजंस। इसकी मार्किंग वेटेज क्या है, देखो 5 से 10%। ये मैं आपको भी दिखाऊंगा, अभी लास्ट अटेम्प्ट का पेपर में आपको दिखाऊंगा आए कि अपने इस वेटेज को फॉलो किए, 5 से 10। सेल्स टैक्स की वेटेज क्या है, देखो 20 से 30 मार्क्स। तो आई कैप अराउंड 27-30 मार्क्स का सेल्स टैक्स पूछता है। सही है। फिर आ जाओ इनकम टैक्स के ऊपर। तो इनकम टैक्स की जो मार्किंग वेटेज है वो 60 to 70%। पहले भी इतनी थी, अभी भी इतनी, तो कोई फर्क नहीं है। चलो, टीचिंग आवर्स कितने लगेंगे, ये एक आई कैप ने एस्टिमेशन दिया है कि टीचिंग आवर्स इतने लगने चाहिए, 135 टीचिंग आवर्स लगने चाहिए। फिर हम ये देखेंगे कि हमारे टीचिंग आवर्स कितने लग रहे होंगे, कितने लगते हैं। ठीक है, उसके ऊपर मैं आऊँगा थोड़ी देर में। चलो, फिर एक सिलेबस आउटलाइन है। सिलेबस आउटलाइन को डिस्कस करने का सब कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप लोग अगर टैक्स पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं तो आपकी मिसाल, मैंने कहा, अंडे में से निकले हुए चूजे की तरह है। आपको पता ही नहीं है टैक्स क्या है। अभी मैं टॉपिक्स के नाम भी ले लूँगा तो आप लोगों ने क्या ही उखाड़ लेना है उसको समझ के और उसके नाम पढ़ के। ठीक है, कुछ समझ में आना तो है नहीं आपको। हाँ, लेकिन जैसे जैसे हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे तो अल्लाह के हुक्म से आपको इन टॉपिक्स के ऊपर कमांड और ग्रिप हासिल होना शुरू हो जाएगी। फिर ना सिर्फ आपको ये समझ आना शुरू हो जाएगा, बल्कि आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो मैं अभी इसके टॉपिक्स के ऊपर बात नहीं कर रहा, बस मैं मोटी मोटी बात ये कर रहा हूँ। इनकम टैक्स का पोर्शन है 60 से 70 मार्क्स का, सेल्स टैक्स का पोर्शन है 20 से 30 मार्क्स का, और 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जो टोटल बेसिक टैक्स की बेसिक्स, सिस्टम्स ऑफ टैक्सेशन से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं, प्रोविंस के पास कौन सा टैक्स जाता है, फेडरेशन के पास कौन सा टैक्स जाता है, अल्लाह भला कर दे, एथिकल प्रिंसिपल्स क्या हैं, वो सारी की सारी बातें उसमें होती हैं, जो रूखी सूखी सी बातें होती हैं जिसमें कोई इंटरेस्ट खास लेता नहीं है। जी बेटा, टोटल चैप्टर अभी किताब भी खोल के दिखा रहा हूँ आपको, टेंशन नहीं लेनी आपने, सब खुलेगा आज। अच्छा भाई, तो ये मैंने आपको दिखा दिया, ये एक सिलेबस का डॉक्यूमेंट है। इस सिलेबस के डॉक्यूमेंट को बस हमने आज देख लिया, उसके बाद शायद आप लोग देखें भी ना और हम भी ना देखें इसको। ठीक है, तो बस ये आपको बताना मकसद ये था कि आई कैप अपनी वेटेजेस को फॉलो करता है। तो ये वेटेजेस इंपॉर्टेंट है। हम जब सब पढ़ लेंगे ना तो फिर हम प्लान करेंगे कि किसको बेहतर टारगेट किया जाए पेपर पर्सपेक्टिव से। वो आखिर का डिस्कशन हमारा अभी का नहीं है। अच्छा भाई, ये बात भी हो गई, अब आ जाओ। अच्छा, एक और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं। एक तो हमारी किताब होगी, जो मेरी बुक होगी, वो आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। यानी कि जैसे ही अभी तो उसको मैं अपडेट कर रहा हूँ, कंपाइल कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह विद इन 1 or 2 वीक्स अल्लाह के हुक्म से वो इंशाल्लाह ताला
कंपाइल हो जाएगी, फाइनलाइज हो जाएगी, तो वो बुक भी आपको मिल जाएगी। जब तक हम हैंड आउट के थ्रू पढ़ेंगे, पहला हैंड आउट में डिस्ट्रीब्यूट करवा दूंगा इंशाल्लाह ताला कल या परसों। पहला चैप्टर हम हैंड आउट के थ्रू पढ़ेंगे और इंशाल्लाह ताला सेकंड चैप्टर से आपके पास बुक आ चुकी होगी, तो फिर हम बुक से पढ़ रहे होंगे। तो वो तो हमारी बुक होगी। अच्छा, आप लोग जब अपना स्टूडेंट पोर्टल देखेंगे तो उसके ऊपर ICAP ने नई एजुकेशन स्कीम के हिसाब से ये वाली बुक रख दी है, ये वाली बुक अवेलेबल कर दी है। तो ये वाली बुक आप लोग अपने अपने पोर्टल से डाउनलोड बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। सर क्या ये वाली किताब हमें नहीं देखनी, क्या इसको हमें रेफ़र नहीं करना? बेटा देखो, जहाँ तक किताब के चैप्टर्स की बात है 19 चैप्टर्स हैं, ठीक है। किताब के 19 चैप्टर्स हैं, हमारी किताब के चैप्टर के नंबर थोड़े आगे पीछे होंगे, 20, 22, 23 होंगे, जो भी होंगे। कहने का मकसद ये है कि ये ICAP की ऑफिशियल बुक है और इसकी इम्पोर्टेंस अपनी जगह है। कोई और टीचर आपको शायद कुछ भी बोले, आपने ICAP की किताब खोलनी भी नहीं है, देखनी भी नहीं है, टच भी नहीं करनी है, मैं ऐसा कभी नहीं बोलूँगा आपको। आपको दुनिया की जो किताब खोलनी है खोल लें, दुनिया की जो किताब पढ़नी है पढ़ लें। इल्म जहाँ से भी हासिल किया जाता है वो कीमती होता है, इल्म बेकार नहीं जाता, पहली बात। दूसरी बात, इतने अच्छे जवाब हो जाएंगे तो क्या ही बात होगी। एक किताब से तो पढ़ पाते नहीं है, 2, 4, 5 किताबें क्या खाक खोलेंगे? तो मैं बोलता हूँ जाओ खोल लो, खोल, जितनी किताबों से पढ़ना पढ़ लो। लेकिन 2 किताबें, एक वो किताब जो हमारी बुक आपको मिल रही होगी, ठीक है, वो किताब हम रेफ़र करेंगे क्लासेस के अंदर, उसी से हम पढ़ रहे होंगे। और दूसरी किताब है ये ICAP की किताब। ये 2 किताबें आप रेफ़र कर लो तो बस, तो ही बहुत है, इससे ज़्यादा ख्वार होने की आपको ज़रूरत नहीं है। ICAP की बुक में क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ICAP के कई अटेम्प्ट्स आपको ऐसे नज़र आएंगे, कई क्वेश्चंस ऐसे नज़र आएंगे जिसमें ऐसा लगेगा कि ICAP ने अपने बुक से एज इट इज़ उठा के चीज़ एग्जाम में दे दी है। ICAP के क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस हैं जो ICAP के नज़दीक अच्छे हैं, फेवरेट हैं, इंपॉर्टेंट हैं, और वो एडजस्टमेंट्स कई दफ़ा एग्जाम में आ चुकी हैं। तो इस हिसाब से मैंने अपनी बुक में भी जगह जगह ICAP के क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन, उसकी एग्जांपल्स को इंसर्ट किया हुआ है, और ये बुक आपके पास बाहर तौर मौजूद है। आप इसको जब चाहें रेफ़र कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। क्या ये बात आपकी समझ आ गई? बच्चे पूछते हैं सर क्या हम ये ख़रीद लें, क्या हमारे पास ये होनी चाहिए? मैं कहता हूँ ख़रीद लो, है तो बहुत अच्छी बात है। I always prefer to have a book in the hard-bound form rather than in the soft form. If I talk about myself, तो मैं आपको भी ये रेकमेंड करूँगा कि अगर आप लोग ख़रीद सकते हैं तो ख़रीद लें, नई वाली ख़रीदें। लेकिन नई एजुकेशन स्कीम की किताब जो पोर्टल पर आई है टैक्स ईयर 2026 की, पुरानी वाली मत ख़रीद लेना। पता नहीं किसी दुकान से जाके पुरानी वाली लेकर आ गए, पैसे भी बर्बाद कर दिए। ये अभी आई है 2-4 दिन पहले आई कि आपके पोर्टल के ऊपर। तो ये वाली बुक आपको अगर हार्ड में मिलती है आप बिल्कुल ख़रीद लें। हमारी बुक आपके पास पहले से मौजूद होगी, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसी के होंगे, क्वेश्चन बैंक के, तो सोल्यूशन वगैरह रेफ़र करने के लिए आपको ये काम आएगी। तो अगर आप ICAP का स्टडी टेक्स्ट और क्वेश्चन बैंक परचेज़ करना चाहते हैं तो ज़रूर कर लें। ये क्लियर होगी बात? पोर्टल पर मौजूद है तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ये भी बात क्लियर हो गई। लेकिन जो फोल्डर का लिंक मैं आपको दूंगा उसमें ये रख दूंगा किताब। अगली बात, कोर्स का प्लानर। कोर्स का प्लानर हमारा कितना टाइम लग रहा होता है? एक मैंने ये एस्टिमेटेड आवर्स या एस्टिमेटेड ड्यूरेशन मैंने एलोकेट किया है टॉपिक्स के ऊपर, लेकिन ये ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता। मतलब मुझे जितना पढ़ाना होता है मैं पढ़ाता हूँ। ये इसमें 8 घंटे लिखे हुए, मुझे 12 घंटे पढ़ाने तो मैं पढ़ाऊँ, चाहिए। ये एक एस्टिमेटेड टाइम आपको मैंने लिख के दिया हुआ है। अच्छा सर, हमारी क्लासेस कब कब हो रही होंगी? हमारी क्लासेस हो रही होंगी, वैसे हमारी क्लासेस होती थी लास्ट बैच में मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे भी होती थी। अच्छा, इस दफ़ा थोड़ा सा टाइम टेबल के अंदर मैंने कर दिया चेंज, क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट को भी अकोमोडेट करना था। फिर मैंने ये नोट किया कि आपके लिए आसानी कैसे हो सकती है, ज़्यादा बेहतर आसानी कैसे हो सकती है, तो उस हिसाब से मैंने थोड़ा सा टाइम टेबल को रीस्ट्रक्चर किया है। और वो जो टाइम टेबल रीस्ट्रक्चर हुआ है वो ये हुआ है कि अभी तक
99% चांस ये है कि यही टाइम टेबल जो मैं आपको बता रहा हूँ यही टाइम टेबल फाइनल होगा। 99% चांस है, 1% चांस है कि कोई चेंज नहीं जा सकता है। मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, इन 3 दिनों में हमारी क्लास की टाइमिंग होगी 10:15 से 12:15। ये 10:15 मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि अभी नई नई क्लासेस शुरू हुई हैं। ये 10:15 थोड़े अरसे बाद 10 हो जाएगा, 15 मिनट पीछे चला जाएगा ये, सही है। और हो सकता है ये 12:15 12:30 बन जाए, कुछ पता नहीं है। अभी का टाइम यही है, इन 3 दिनों के लिए अभी का टाइम यही है। वेडनेसडे के लिए क्या टाइम है सर? ये वेडनेसडे का टाइम है। तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे का क्या टाइम है? फ्राइडे को अब इस दफ़ा मेरी कोई क्लास नहीं है, ना सैटरडे को मेरी कोई क्लास है, ना संडे को मेरी कोई क्लास है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको सैटरडे को हम तकलीफ़ नहीं देंगे इंशाल्लाह इस बार। हाँ, लेकिन अगर आखिर में मुझे कोर्स जल्दी ख़त्म कराना हुआ तो मैं आपको कुछ सैटरडेज़ बुला सकता हूँ, संडेज़ भी बुला सकता हूँ, वो तो मेरे ऊपर है। उस पर तो आपको मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, सीधी सी बात है। क्योंकि देखो, इल्म तो जितना मिले वो तो आपके लिए एक मिठाई की तरह होना चाहिए ना, जितना मिले कम है भाई। ये तो इल्म देने वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जो इल्म आपको इम्पार्ट कर रहा है, जो नॉलेज इम्पार्ट कर रहा है कि सर आपने माशाल्लाह सैटरडे को हमारे लिए टाइम निकाला, हम नाचीज़ लोगों के लिए टाइम निकाला, हमारे मुस्तकबिल का आपने सोचा, तो इस पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतवार को हमारे तो बीवी बच्चे नहीं हैं, आप अपने बीवी बच्चों को छोड़कर आप हमारी मोहब्बत में आके यहाँ पे क्लास ले रहे हैं। हमारी तो क्या कुर्बानी है, हमने तो घर पे भी वैसे ही पढ़ना था, हमारी ज़िंदगी में तो पढ़ने के अलावा कुछ है नहीं। हाँ, लेकिन सर आपने अपनी निजी मसरूफियात में से टाइम निकाला हमारे लिए, और हमारी मोहब्बत में हमारी खातिर हमें जल्दी कोर्स ख़त्म कराने के लिए आप तशरीफ़ लेकर आए, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपके आम तौर पे जज्बात होते हैं जो आप लोग मुँह से बयान नहीं कर पाते, लेकिन मैं समझ जाता हूँ, मैं समझ जाता हूँ। तो हो सकता है नौबत ही ना आए, क्योंकि मैंने इस दफ़ा शुरू से 4 क्लासें रख दी हैं और चारों वीक डेज़ में रख दी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद सैटरडे संडे की नौबत ना आए, अगर आएगी भी तो शायद सिर्फ सैटरडे की या संडे की ना आए, और अगर एक आध हफ्ते आ भी जाती है तो आपको कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, अब हम ये थोड़ा सा देख भी लेते हैं कि अगर हमारे हर हफ्ते में हमारे पास 3 दिन हमारे पास 2-2 घंटे हैं और एक दिन हमारे पास 1.5 घंटा मिल रहा है हमें तकरीबन, तो ये बन गया हमारे पास 7.5 घंटे हर हफ्ते में। तो ज़रा कैलकुलेटर निकालो अभी हमारे पास कितने हफ्ते हैं, और कैलेंडर भी निकालो, ताकि हम एक एस्टिमेट अभी अंदाज़ा लगा लें कि हमने कितने घंटे इस कोर्स पर लगाने हैं। अच्छा, तो ये वीक नंबर 1 कह लो, ये वाला वीक नंबर 1 कह लो। बेटा पानी भी बोल देना। ये वाला वीक 1 है, वीक 2, वीक 3, वीक 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 को मल्टीप्लाई करो 7.5 से 135। तो यूँ समझ लो कि हमारा इतना ही 150 घंटे तक हो रहा होगा, हमारा 150 घंटे, 135 150 घंटे का हमारा कोर्स हो रहा होगा। और हमारी जो एस्टिमेटेड टाइमलाइन फॉर द कंप्लीशन ऑफ कोर्स होगी, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो हमारा कोर्स ख़त्म हो रहा होगा मैक्सिमम 23 जनवरी को, 25 जनवरी लिख लो, चलो 25 जनवरी इंशाल्लाह। एस्टिमेटेड कोर्स कंप्लीशन डेट विल बी 25 भाई, 25 ऑफ जनवरी 2026 इंशाल्लाह।
अल्लाह के हुक्म से अल्लाह पाक हम सबको सेहत आफ़ियत सलामती के साथ ये कोर्स पूरा ढंग से तबीयत से करने की तौफीक अता फरमाए। शायद इससे जल्दी हो जाए, क्योंकि अगर मुझे 15 तक ख़त्म कराना होगा, क्योंकि देखो इस दफ़ा रमज़ान जल्दी आ रहा है। रमज़ान आ रहा है 17 फ़रवरी से शुरू हो रहा है रमज़ान, 17 फरवरी से रमज़ान शुरू हो रहा है। अब 17 फरवरी से रमज़ान शुरू हो रहा है, तो मेरी कुछ कोशिश होती है कि रमज़ान के आसपास अल्लाह करे ऐसी तरतीब बन जाए कि मैं उम्रे की अदायगी के लिए निकल जाऊँ। तो हर दफ़ा तो चलो ऐसा होता है कि आराम से कोर्स प्रॉपर ख़त्म हो जाता है। पिछली 2 दफ़ा से ये वाला जो बैच होता है इसका कोर्स मैं जल्दी ख़त्म करा देता हूँ, क्योंकि टाइम होता है, छुट्टियाँ नहीं होती, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, मुहर्रम, छुट्टियाँ नहीं आती हैं, तो अल्लाह का शुक्र है बहुत टाइम पे ख़त्म होता है ये वाले बैच का कोर्स, जो आपका स्प्रिंग का बैच है। ऑटम वाला बैच थोड़ा सा लंबा चला जाता है। तो चूँकि रमज़ान 17 को शुरू हो जाएगा, अब मुझे जाने से पहले कोर्स ख़त्म भी कराना है, उसके बाद फिर वर्कशॉप होती है, 3 डेज़ की ग्रैंड रिवीजन वर्कशॉप होती है, वो वर्कशॉप भी कंडक्ट करानी होती है, फिर मॉक एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराना होता है। तो मेरी कोशिश होगी कि 15 से 25 के बीच में ये कोर्स ख़त्म हो जाए, या मैक्सिमम अगर जाएगा तो 25 तक जाएगा, इससे आगे ये ना जाए इंशाल्लाह। ठीक है, कोई बात। तो अब आप मुझसे ये सवाल नहीं पूछिएगा कि कोर्स कब ख़त्म होगा, समझ आइए? अच्छी बात। क्लासेस कब होंगी ये भी नहीं पूछेगा कोई, अब पता चल गया क्लासेस कब होंगी। अब क्या रह गया जो मैंने आपको बताना था? ठीक, ज़बरदस्त हो गया। अब मैंने आपको ये बताना है एक बात, ये मैंने आपको बताना है कि ये जो पेपर है कैफ 2 का, ये पेपर सर थियोरेटिकल है या प्रैक्टिकल है, थियोरेटिकल है या प्रैक्टिकल है, ये बड़ी एक बहस लगी रहती है हर बार। ये बड़ी हर बार एक बहस लगी रहती है कि ये थियोरेटिकल पेपर है या प्रैक्टिकल पेपर है। अच्छा, मैं बच्चों को कहता हूँ भाई 60% प्रैक्टिकल है, 65% प्रैक्टिकल है। अच्छा बच्चे, नहीं सर बहुत थ्योरी आ गई इस दफ़ा, सर बहुत थ्योरी आ गई इस दफ़ा। असल में थ्योरी और प्रैक्टिकल किस चीज़ को बोलते हैं, इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है हमारा। तो आपका जो ओपिनियन है वो मेरे लिए मैटर नहीं करता, मेरा ओपिनियन क्या है वो मैटर करना चाहिए आप लोगों के लिए। अभी तो आप लोग नए हो ना इस फील्ड में यार। अच्छा, तो ये पेपर मैंने आपके सामने खोल लिया, ये लास्ट अटेम्प्ट का पेपर है। इसके ऊपर आज ही हम एक मोहब्बत भरी नज़र डाल लेते हैं। पेपर पे मोहब्बत भरी नज़र पहली क्लास में डलेगी तो पेपर आसान बन जाएगा इंशाल्लाह। क्या ख्याल है? हाँ, अच्छा। तो ये पेपर 3 घंटे का होता है, 15 मिनट रीडिंग टाइम मिलता है, 100 मार्क्स का पर्चा होता है, और आगे बढ़ने के लिए इसको पास करना होता है। इसको पास किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते, आगे से मुराद सीए फाइनल में नहीं जा सकते। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल सवाल नहीं पढ़ रहा, हम सिर्फ रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एंड रूल्स मेड देयरअंडर, प्रिपेयर अ रिवाइज्ड कंप्यूटेशन ऑफ केवीज टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, टैक्स लायबिलिटी। कंप्यूटेशन करनी है इसके अंदर भी, रिवाइज कंप्यूटेशन बनानी है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये 16 मार्क्स प्रैक्टिकल हो गए? प्रैक्टिकल हो गए ये? यस। सब मेरे साथ रहिएगा। अगला सवाल, पता नहीं अगला सवाल अभी हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हमें कुछ खाक समझ में नहीं आएगा। हमें से मुराद आपकी बात कर रहा हूँ मैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप देखेंगे, अंडर द प्रोविजंस ऑफ, देखो बेटा, अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कंप्यूट टैक्सेबल इनकम, टैक्स लायबिलिटी, आल्सो कंप्यूट कैरी फॉरवर्ड लॉसेस इफ एनी। तो क्या आप रिक्वायरमेंट से पढ़कर बता सकते हैं कि ये भी क्या है? प्रैक्टिकल। ये जो मैं ग्रीन हाईलाइटिंग कर रहा हूँ, चुप रहिए आप लोग, नजर नहीं। अच्छा, उसके बाद आ जाओ। अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस डिफाइन स्पेक्यूलेशन बिजनेस एंड एक्सप्लेन हाउ इट्स टैक्सेशन डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ अ नॉन स्पेक्यूलेशन बिजनेस। चलो, आपकी मोहब्बत में मैं इसको क्या कह देता हूँ? थ्योरी।
आपकी मोहब्बत में। वरना आप यकीन करो, अगर किसी ने इस टॉपिक को याद ना किया हुआ हो ना, स्पेकुलेशन बिजनेस किसको बोलते हैं, याद ना किया हुआ हो, अल्लाह जानता है, जब ये आएगा तो बता दूंगा आपको। अगर किसी ने इसको ढंग से समझा हुआ है ना, वो इसको इतना लिख देगा कि 5 में से 3.5 मार्क्स ले लेगा बगैर रटे हुए। अगर उसने ये समझा हुआ है कि स्पेकुलेशन बिजनेस क्या है, उसने अल्फाज नहीं रटे हुए, उसके बावजूद वो खुद से एग्जाम्पल बना के पूरा आंसर लिख सकता है और 5 में से 3 3.5 वैसे ही ले सकता है। लेकिन आपकी मोहब्बत में मैंने बोल दिया कि चलो इसको थियोरेटिकल समझ लो, थियोरेटिकल। अच्छा, ये वाला सवाल भी थियोरेटिकल है, ये भी सवाल थियोरेटिकल है, लेकिन मैं मज़े की बात बताऊं कि ये पास पेपर में पहले भी आ चुका है। अच्छा, आगे आओ मज़ीद, 1 सेकंड रुकिएगा। एक्सक्यूज मी, अच्छा, फिर ये एक और क्वेश्चन आ गया। ओलिविया, अ फॉरेन नेशनल, वाज प्रीवियसली वर्किंग इन लंदन एज अ कंसल्टेंट फॉर चाइल्ड केयर फाउंडेशन। चलो थोड़ी देर के लिए मैं इसको भी मान लेता हूँ कि ये भी थ्योरी का सवाल है, लेकिन एक बात बता दूँ फिर से, ये भी पहले पास में आ चुका है, नया नहीं है। क्योंकि आपको ऐसे बच्चे मिलेंगे, वो बोलेंगे पेपर मुश्किल था। कुछ बच्चे जिनका पेपर अच्छा नहीं होता वही बोलते हैं, सब नहीं बोलते पेपर मुश्किल था, इस दफ़ा थ्योरी बेस्ड आ गया था, पेपर मुश्किल आ गया था, थ्योरी बेस्ड आ गया था। वो पहले से असल में अपने फेल होने के ग्राउंड्स बना रहे होते हैं। ये नेचुरली ये हर दफ़ा का किस्सा कहानी है, ये इस दफ़ा का नहीं है सिर्फ। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको ऐसे लोगों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये किस्से कहानी हर अटेम्प्ट में बनाएंगे लोग, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कह दूँ, हर अटेम्प्ट के अंदर कैफ 2 का पेपर आसान था, आसान है, आसान रहेगा। ये पेपर मुश्किल होता ही नहीं है, ये पेपर मुश्किल होता ही नहीं है। या ये होता है बहुत आसान, या ये होता है थोड़ा आसान, या ये होता है कम आसान। होता आसान ही है, पेपर मुश्किल नहीं होता। ये वाला बात समझ आ गई? तो अगर कभी मुश्किल आया होगा तो वो होगा थोड़ा कम आसान, मुश्किल नहीं आता। अच्छा, फिर आ जाओ, बड़ा ज़बरदस्त इस दफ़ा ICAP के एग्जामिनर ने सवाल दिया जो मुझे बहुत अच्छा लगा। ICAP के एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया और उसने कहा कि ये पर्सन्स हैं, ज़रा ये बताओ कि क्या इनकम टैक्स में इनको रजिस्टर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और सेल टैक्स में इनको रजिस्टर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एक ही सवाल में दोनों एस्पेक्ट पूछ लिए कि क्या इनकम टैक्स में रजिस्टर होना चाहिए या सेल टैक्स में रजिस्टर होना चाहिए। अब मैं आपको मज़े की बात बताऊं, इसका रट्टे से ताल्लुक नहीं है। जिसने ये समझा वो भी है ना, वो भी ये कर लेगा। तो वैसे बच्चे इसको थियोरेटिकल क्वेश्चन के अंदर लेंगे, लेकिन मैं इसको बोलूँगा कि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सेल टैक्स के पर्पस के लिए रजिस्टर होना चाहिए और इनको सेल टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए, नहीं फाइल करना चाहिए। यार ये रट्टे वाला क्वेश्चन था ही नहीं, ये तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन था। जिसने पढ़ लिया ठीक से उसने ये आंसर कर लिया, जिसने नहीं पढ़ा ठीक से उसने आंसर नहीं किया। अच्छा, फिर आ जाओ अगला। कंसिडर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। ये पूरा के पूरा सवाल डिविडेंड के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और ऐसा सवाल डिविडेंड के ऊपर बुक में भी मौजूद है, हमने क्लास में भी किया है और एग्जाम में इससे पहले भी आ चुका है। बिल्कुल ऐसा सवाल जो पूरा के पूरा डिविडेंड की डेफिनेशन की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। डिविडेंड की डेफिनेशन पूछी नहीं है इसने आपसे, इसने आपको 3 केसेस बना के दिए, 3 केसेस बना के दिए। देखो 1, 1, 2, 3, और बोला क्या इसने, ये बताओ क्या ये डिविडेंड ट्रीट होने चाहिए या डिविडेंड ट्रीट नहीं होने चाहिए। मुझे बताओ ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन हुआ क्या? बहुत माजरत के साथ आपके लिए ये थ्योरेटिकल हो सकता है, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल थ्योरेटिकल नहीं है। क्या अगर इसके अंदर सिर्फ अंग्रेजी के अल्फाज लिखे हुए हैं तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाएगा? मेरे बेवकूफ़ बच्चों, बोलो ज़रा, मुंह से अल्फाज निकालो। नहीं, आप यकीन करो, जिसने लिटरली बता रहा हूँ, ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है आपके लिए। डिविडेंड की डेफिनेशन, 1 सफ़े की डेफिनेशन है पूरे डिविडेंड की। कितने सफ़े की? ये पूरी 1 सफ़े की डेफिनेशन है डिविडेंड की। जिसने डिविडेंड की डेफिनेशन याद नहीं भी की ना, उसके लिए भी ये सवाल हो गया आसान। क्यों?
क्योंकि अगर उसने क्लास ली हुई है सिर्फ डिविडेंड की डेफिनेशन की, जिसमें मैंने डिविडेंड समझाया है, उसके अंदर सारे एस्पेक्ट समझ लिए उसने। उसको पता है कि अगर लिक्विडेशन में कंपनी अपने एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है वो डिविडेंड है। उसको पता है अगर प्राइवेट कंपनी का शेयर होल्डर कोई लोन ले रहा होगा ना तो वो भी डिविडेंड है। और तीसरा क्या है? फॉरेन ब्रांच ऑफ अ कंपनी रिमिट्स इट्स आफ्टर टैक्स प्रॉफिट्स। तो डिविडेंड की डेफिनेशन के अंदर बार बार मैंने एक बात रिपीट करी थी, रेमिटेंस ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट्स ऑफ अ ब्रांच ऑफ E&P कंपनी, वो डिविडेंड नहीं होता, बाकी की सारी रेमिटेंस डिविडेंड होती है। जिसने सिर्फ क्लास में ये डेफिनेशन समझ ली, याद नहीं की, वो भी इसमें 5 में से 4 नंबर लेने के काबिल था, बशर्त ये कि उसने ढंग से लेक्चर देख लिया एक दफा बस। तो अब अगर आप ये बोलोगे कि सर ये तो डिविडेंड की डेफिनेशन याद होनी चाहिए थी इसके लिए, हाँ, डिविडेंड का लेक्चर लिया हुआ होना चाहिए था, डिविडेंड का लेक्चर लिया हुआ होना चाहिए था। डिविडेंड की डेफिनेशन याद नहीं भी थी आपको तो भी ये सवाल आपने कर लेना था। बात समझ आ रही है? तो मेरे हिसाब से ये भी प्रैक्टिकल है। अब मुझे बताओ, ये ट्रू फॉल्स आ गया 6 मार्क्स का, तो क्या इसको थियोरेटिकल बोलूंगा मैं, प्रैक्टिकल बोलूंगा? कहने वाले जालिम लोग इसको भी क्या कहेंगे? थियोरेटिकल। क्योंकि सर इसके अंदर 1 2 3 4 का कोई नंबर नजर नहीं आ रहा हमें। इल्म आदाद के हिसाब से जो अदद दिए हुए होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 मिलियंस, PKR अमाउंट, रुपीस, 1000, वो नहीं नजर आते इसके। तो ये तो थियोरेटिकल क्वेश्चन हो गया। हमने कहा बेवकूफ़ बच्चों, बेवकूफ़ आप अपने आप को ही बनाओ, हमें ना बनाओ। फिर आ जाओ जल्दी से, ये वाला सवाल देखो, कंप्यूट टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। तो क्या ये आपको कुछ इसमें सोचने की जरूरत है? ये कंप्यूटेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अगला आओ, अली प्रेजेंटेड अ गिफ्ट वैल्यूड एट ₹8 लाख टू बाकिर। इंतहाई दर्जे का आसान सवाल। क्लास में हमने चार्ट बनाया था IFOS का, सेक्शन 39 का, रिलेटिव से मिले गिफ्ट, नॉन रिलेटिव से मिले, कैश में मिले, नॉन कैश मिले, क्या ट्रीटमेंट होगा। इंतहाई दर्जे का आसान सवाल। अगर इसको कोई थियोरेटिकल बोले तो मेरी तरफ से उसको एक चपत रसीद कर देना फ्री फुट में, ठीक है? ये बिल्कुल थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं है, ये 100% प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट है। टैक्स के अंदर मजे की बात यह है कि प्रैक्टिकल होने के लिए उसमें नंबर्स का मौजूद होना जरूरी नहीं होता। प्रैक्टिकल 2 तरह की होती है, एक होती है नंबर बेस्ड और एक होती है एप्लीकेशन बेस्ड। ये एप्लीकेशन बेस्ड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, जिसके लिए आपको थ्योरी और रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। फिर सेल्स टैक्स का क्वेश्चन है 17 मार्क्स का। इसमें तो नजरी नंबर आ रहे हैं आपको, तो इसमें तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसको तो आप क्या ही बोलोगे, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल्स टैक्स। थ्योरी मान लिया इसको मैंने, इसको भी थ्योरी मान लिया मैंने, इसको भी थ्योरी मान लिया। ये तो हर दफ़ा 10 मार्क्स की, 8 मार्क्स की, 10 मार्क्स की थ्योरी तो ये पक्की हर दफ़ा आती है। और सेल्स टैक्स की भी हर दफ़ा 5 से 7 मार्क्स की थ्योरी आती है, वही आई है। अब आप ज़रा सिर्फ थ्योरी वाले पोर्शन के नंबर्स ऐड कर लो। थ्योरी वाले पोर्शन के नंबर ऐड करो। 15, 4, 19, 5, 29, 29, कितना? 29। तो मेरे हिसाब से इसमें प्रैक्टिकल पोर्शन था और थ्योरेटिकल पोर्शन था। अब आप मानो या ना मानो, मेरे हिसाब से ये एनालिसिस है। और आप यकीन करो, जितने बच्चों से मैं मिला, सर इस दफ़ा एग्जामिनर ने थ्योरी बहुत पूछी थी। जितने बच्चों से मैं मिला उसमें से 50-60% बच्चों ने, आधे बच्चों ने मुझे ये बोला, सर इस दफ़ा एग्जामिनर ने थ्योरी बहुत पूछी थी।
जैसे ही बच्चे पेपर देकर आते हैं सबसे पहले मैं कहता हूँ मुझे ज़रा पेपर तो फॉरवर्ड करो ऑफिशियल ग्रुप के अंदर। तो 3-4 जियाले जिनके पेपर अच्छे हुए होते हैं फ़ौरन फॉरवर्ड करते हैं। और पेपर देख के मैं समझ गया इंतहाई दर्जे का आसान पेपर, और माशाल्लाह बच्चों का पेपर बहुत अच्छा, काफ़ी बच्चों का पेपर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पेपर। तो इंशाल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि वो पास होंगे, और जिनका अच्छा नहीं हुआ उनको अपनी गलतियों को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। देखो पेपर किसी एंगल से मुश्किल था ही नहीं, मुश्किल का वर्ड इस पेपर के लिए काला धब्बा है। ये पेपर तो था आसान, आसान पेपर, इंतहाई दर्जे का आसान पेपर। ग्रुप ए में सबसे कम पासिंग रेशो पहले कॉस्टिंग था तो कॉस्टिंग का रहता था, कॉस्टिंग का रहता था। सबसे अच्छा पासिंग रेशो बी लॉ का रहता था, बी लॉ के बाद टैक्स का रहता था। लेकिन अब चूंकि बी लॉ में सी लॉ भी डाल दिया है तो विदाउट एनी डाउट कैफ ग्रुप ए का सबसे आसान पेपर टैक्स है, विदाउट एनी डाउट। इसलिए नहीं कि मेरा पेपर है, इसलिए नहीं, लेकिन ये पेपर ऐसे आसान नहीं बनेगा। ये आसान बनेगा उसके लिए जो रेगुलर क्लास लेगा। इसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा लिंक्ड हैं। बच्चे क्या करते हैं, हाँ समझ आ रहा है सर, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, क्लास में सब समझ आ गया, हमने क्लास में सब समझ लिया, अब घर जाके उसको रिवाइज ही नहीं किया, अकाउंटिंग कर रहे हैं, कॉस्टिंग कर रहे हैं, टैक्स की प्रैक्टिस नहीं कर रहे, सब समझ आ रहा है, मज़ा आ रहा है, सब आता है, होगा क्या, आहिस्ता आहिस्ता सब भूलते चले जाओगे आप। क्यों? क्योंकि टैक्स का कोर्स बड़ा है, माजरत के साथ बड़ा है। सेल्स टैक्स में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट, इनकम टैक्स में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हैं, पाँचों हेड्स ऑफ इनकम। FTR MTR तो CA फाइनल के अंदर है, वो इतना ज़्यादा नहीं आता, वो है ही नहीं आपके कोर्स के अंदर, वो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उससे कोर्स। लेकिन कोर्स की डेप्थ बहुत ज़्यादा है, आपको हर हेड ऑफ इनकम पढ़ना है, सारे हेड्स ऑफ इनकम पढ़ना है आपको, और बहुत सी चीज़ें लिंक्ड है। अब मिसाल ले रहा हूँ मैं, एक जो क्वेश्चन आया ना 17 मार्क्स का, ये वाला जो सवाल है ना 17 मार्क्स का, पहला वाला सवाल कॉकअप ब्रदर्स, ये जो सवाल आया ना 16 मार्क्स का, ये 16 मार्क्स का सवाल एक टॉपिक से नहीं है, ये एक टॉपिक से नहीं है। इसके अंदर देखो बिजनेस इनकम भी है, इसमें बिजनेस इनकम भी होगा, इसमें AOP भी होगा, इसमें कैपिटल गेन भी होगा, इसमें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी होगा, इसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी होगा, सब मिल के आएगा, टैक्स क्रेडिट भी मिल के आएगा इसके अंदर। इसका मतलब ये है कि सर 5 चैप्टर की चीज़ें मिल के एक सवाल के अंदर आएंगी, यही तो ब्यूटी है टैक्स की। इसका मतलब ये है कि अगर आपका एक चैप्टर भी वीक है ना, कैपिटल गेन का चैप्टर आपका वीक है, आपका सवाल अच्छा नहीं होगा, आप बोलोगे यार ये कैपिटल गेन की एडजस्टमेंट गलत कर दी मैंने। आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वीक है, ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी तो बहुत आसान होता है, ये तो वीक नहीं होता बच्चों का। बिजनेस इनकम अगर आपका वीक है तो बिजनेस इनकम के अंदर आप गलती कर दोगे, आपका सवाल स्पॉइल हो जाएगा। तो ये लिंक है। अब बच्चे क्या करते हैं, एक क्लास में आ रहे हैं, एक क्लास में नहीं आ रहे, एक क्लास में फिजिकल आ रहे हैं, एक क्लास में ऑनलाइन आ रहे हैं। अब जिस क्लास में ऑनलाइन आ रहे हैं, मिसाल ले रहा हूँ मैं, जिस क्लास में ऑनलाइन आ रहे हैं उस दिन एडिटर नहीं आया, अगले दिन आया, उसने अगले दिन एडिटिंग करी, अब वो अगली क्लास मिस कर देगा ना, क्योंकि उसने तो ऑनलाइन क्लास नहीं ली, वो रिकॉर्डिंग का इंतजार कर रहा है। रिकॉर्डिंग में 24 घंटे लगे, 24 घंटे के बाद रिकॉर्डिंग अपलोड हुई। भाई या तो अगर आप फिजिकल आ रहे हो तो बी पंक्चुअल, बी डिसिप्लिन्ड। कभी ऐसा हो जाए कि आप नहीं आ पाओ तो जूम पर लाइव क्लास ले लो, रिकॉर्डिंग का वेट नहीं करो। रिकॉर्डिंग का वेट तो वो करते हैं जो ऑफलाइन मोड पर होता है, जो सिर्फ रिकॉर्डेड वर्जन देख रहा होता है। एक रेगुलर बच्चा जो क्लास में आकर पढ़ रहा है या जो लाइव जूम पर पढ़ रहा है, जब वो रिकॉर्डिंग का इंतजार करता है, अगर रिकॉर्डिंग डिले हुई किसी वजह से और उसके घर पे नेट का मसला हो गया, वो नहीं देख सका, तो हमने कहा कि फिर वो अगली क्लास भी उसकी मिस होगी, क्योंकि उसको समझ नहीं आएगा अगली क्लास को। क्या ख्याल है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगा वो ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ बी डिसिप्लिन्ड, प्लीज़ बी डिसिप्लिन्ड। अगर आपने क्लासेस ले ली ढंग से, बड़ी बात नहीं कर रहा, कराने वाला अल्लाह है, मेरी कोई औकात नहीं है, कोई औकात नहीं है मेरी, कराने वाला अल्लाह है। मेरे मुंह से जो लफ्ज़ निकल रहा है वो निकलवाने वाला अल्लाह है। आपके दिमाग में अगर वो बात बैठ रही है, उसको बिठाने वाला अल्लाह है। इसमें कोई मेरी तारीफ नहीं है।
अगर आपने सिर्फ क्लासेस पूरी ले ली ढंग से, इंशाल्लाह आपका पेपर पास आएगा। क्लासेस ढंग से लेने का मतलब ये कि फिर जो मैं होमवर्क दूँ वो होमवर्क करो, क्योंकि अगली क्लास में देखता हूँ, मैं आपके रजिस्टर्स देखता हूँ, ज़रा मुझे दिखाओ। देखो, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ो चाहे आप फिजिकल पढ़ो, अच्छा पढ़ने वाला बच्चा पास होगा, चाहे वो फिजिकल पढ़े चाहे ऑनलाइन पढ़े। फिजिकल वाले के लिए एक एक्स्ट्रा एडवांटेज रहता है, मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि हमने तो सारी ज़िंदगी फिजिकल क्लासेस में पढ़ा है, फिर ऑनलाइन का मोड तो बाद में आया। फिजिकल क्लासेस वालों के लिए एक एक्स्ट्रा एडवांटेज हमेशा ये रहता है, हमेशा, कि सबसे पहली बात तो ये उनकी टीचर से इंटरेक्शन होती है, टीचर उनको देखता होता है, टीचर से उनकी इंटरेक्शन होती है। अब जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं कोई सम कराऊंगा, आपको कोई क्वेश्चन कराऊंगा, एक क्वेश्चन आपको दूंगा करने के लिए, मैं राउंड लगाऊंगा, देखूंगा आप लोग रजिस्टर में क्या कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं। जो ठीक नहीं कर रहा होगा उसको बताऊंगा, बेटा ये देखो ऐसे नहीं करते, ये प्रेजेंटेशन आपकी गलत है। आप होमवर्क करके नहीं आओगे तो आपसे पूछूंगा, थोड़ा आपको डांटूंगा। डांटने का मकसद ये नहीं है आपको परेशान करना, लेकिन डांटने का मकसद ये है कि आप क्यों करके नहीं है, अगली दफ़ा करके आओ भैया। तो जो बच्चा फिजिकल क्लास में आता है वो बच्चा ऑन टोज रहता है, अप टू डेट रहता है, वो कॉन्स्टेंटली टीचर की विजिलेंस में रहता है, टीचर की मॉनिटरिंग में रहता है। ये वाला फ़ायदा ऑनलाइन वाले या ऑफलाइन मोड वाले बच्चों को नहीं होता, चाहे आप कुछ भी बोल लो। सही है। तो ये जो फिज़िकल स्टूडेंट्स आते हैं क्लास में, कुर्बानी देकर आते हैं, उठकर किराया खर्च करके, मुशक्क़त करके कुर्बानी देकर आते हैं, तो जिस चीज़ में जितनी कुर्बानी शामिल हो जाएगी उसका रिज़ल्ट उतना बेहतर मिलेगा आपको। ये उसूल है, ये उसूल है। बात समझ आ रही है? ये उसूल है। घर पर आप नमाज़ पढ़ोगे ना, उसका अजर कम मिलेगा, लेकिन अगर आप कुर्बानी करके वज़ू करके मस्जिद की तरफ जाओगे, आपके कदम मस्जिद की तरफ बढ़ेंगे, नमाज को जमात से अदा करोगे, फिर पैदल वापस घर की तरफ आओगे, मुशक्क़त बर्दाश्त करी ना आपने। अब इसके जो फ़ज़ाइल हैं, एक जो घर में नमाज पढ़ रहा है, कभी ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मैच हो ही नहीं सकता। तो जिस चीज़ में जितनी कुर्बानी डलती है ना, वो चीज़ उतनी ज़्यादा उसके चांसेस बढ़ जाते हैं आपके लिए सक्सेसफुल होने के। मैं इसमें कतन ये नहीं कह रहा कि जो ऑनलाइन में पढ़ता है वो फेल हो जाता है, ये जो ऑनलाइन पढ़ेगा वो पास नहीं होगा, मैं ये बोल ही नहीं रहा। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ मैंने समझा दिया आपको। यानी कि जो अपना जान माल वक्त खर्च करके क्लास में आएगा उसको एडेड एडवांटेज होगा, उसको एज होगा। ऑनलाइन में ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं, मैंने देखा लास्ट बैच में थे, इतने रेगुलर होते थे वो कि वो सारी क्लासेस, अब ऐसी फीमेल स्टूडेंट्स थी जो बहुत दूर रहती हैं, वो नहीं आ सकती क्लास में, लेकिन उनकी जो ऑनलाइन अटेंडेंस होती थी ना, वो ऐसी होती थी जैसे कि वो क्लास फिजिकल बच्चे की हो किसी, बिल्कुल रेगुलर। कोई सवाल पूछूं फ़ौरन से जवाब ऑनलाइन पे, ऐसे स्टूडेंट्स थे। तो वो फिर उनका सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। समझ रहे हो बात को? हर बंदे का सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ रेगुलेशन इतना अच्छा नहीं होता। मिसाल ले रहा हूँ, अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं कभी भी इतना ज़्यादा सेल्फ रेगुलेटेड नहीं होता कि मैं घर बैठकर ऑनलाइन क्लासेस ले लूँ और पेपर को अच्छे से पास कर लूँ, अपनी बात में करूँ। हाँ, अगर आप इतनी सीरियस हैं, इतने सेल्फ रेगुलेटेड हैं, इतने डिसिप्लिन्ड हैं, तो ठीक है, फिर आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, मसला नहीं है। अदरवाइज इफ़ यू आर अ रेगुलर फिजिकल स्टूडेंट, आई वुड एडवाइज कि वक्त निकाल के आ जाओ। आपका मकसद है पढ़ना, घर में पढ़ने की फ़िज़ा नहीं होती, घर में और चीज़ें होती हैं, डिस्टर्बेंसेस होती हैं, डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। आप क्लास में इधर नींद आएगी, झोंका आएगा ना, मैं बोलूँगा चलो बेटा जाओ मुँह धो के आओ वापस। घर में आप लेक्चर लेते लेते सो जाओगे, आधा घंटा आपने सोने में गुजार दिया, लेक्चर ख़त्म होगा, बोलोगे हाँ मैंने कवर कर लिया। अगर क्या खाक कवर कर लिया? आधा घंटा तो सो रहा था उसके अंदर, भाई कैसे कवर कर लिया? तो ये चीज़ थोड़ी सी ज़रा आपने देखनी है अपने हिसाब से। हमें आपको मशवरा दे सकता हूँ, करना तो वही है जो आप करेंगे। ठीक हो गई बात? आ जाओ वापस से ओरिएंटेशन। फेलियर के रीजंस क्या है? तो 33 से 35% पासिंग रेशो रहता है सब्जेक्ट का।
इसका मतलब कि मैंने जितनी भी आपको भाषण दिए कि ये पेपर तो बहुत आसान है, ये पेपर तो बिल्कुल आसान है, इसको मेरी बातें सुनने के बाद आपको लग रहा होगा ये तो सर पीस ऑफ केक है, ये तो इतना आसान है कि बस अब हम पास करने लगे हैं इसको। लेकिन जैसे ही आपने देखा पासिंग रेशो, तो आपके जहन में अचानक से एक सवाल आएगा कि सर 33 से 35% पासिंग रेशो का मतलब ये है कि हर 10 में से 3 सेहतमंद और 1 कमज़ोर बच्चा पास हो रहा है। 33 का मतलब क्या है? 3 पूरे बच्चे हैं, एक थोड़ा आधा पौना बच्चा यानी कि कमज़ोर किस्म का बच्चा होगा जो कि पास हो रहा होगा। 3 साढ़े 3 बच्चे पास हो रहे हैं हर अटेम्प्ट के अंदर, 10 में से, हर 10 में से 3 साढ़े 3 बच्चे पास हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 6 साढ़े 6 बच्चे पास नहीं हो रहे, तो ना पास होने वालों का रेशो तो ज़्यादा है। आपने तो बोला कि ये आसान है, ये तो सर आपकी बातों में तजाद आ गया। तजाद नहीं आया मेरे बच्चों, तजाद नहीं आया। बात ये है कि सीए के अंदर आने के वक्त कोई बैरियर नहीं है। तो आने के वक्त तो हर टॉम डिक हैरी आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं ना अंग्रेजी के अंदर, हर बंदा आ जाएगा। जिसको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगी उसको भी सीए अपना लेगा, गले लगा लेगा, आई कैप गले लगा लेगा। आई कैप गले लगाने के लिए बैठा है, आई कैप गले लगाने के लिए बैठा है और साथ में जेब में है 3 तलवारें गला काटने के लिए। 3 तलवारें देखिए ना, अपने आई कैप के पास 3 तलवारें हैं, 3 तलवार पे है ना आई कैप। तो पहले वो गले लगाएगा फिर गला काटेगा। अब मिसाल के तौर पर कोई बच्चा प्री इंजीनियरिंग में इंजीनियर बनना चाहता था, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ने उसको लात मार दी, हम तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तुम्हारी परसेंटेज इतनी अच्छी नहीं है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मेडिकल पढ़ रहा था, मैं बोला मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाऊँगा, मेडिकल यूनिवर्सिटी ने भी लात मार दी, तू मेडिकल डॉक्टर बनने के भी काबिल नहीं है, दफ़ा हो जाओ। उसके बाद उसने बहुत देर तक सोचा, उसने बोला मैं किसी के काबिल नहीं हूँ, मैं सीए बनने के काबिल हूँ। आई कैप ने बोला हाँ हम हैं ना। उसे आई कैप की आगोश माँ की गोद लगी, आ गया आई कैप के पास। फिर आई कैप ने उसको पीआरसी में टाइट वाला लॉलीपॉप दिया, जबरदस्त किस्म का। सीए तो इतना आसान है, पीआरसी, सी हाउ इजी इट इज। ऐसा ही है पूरा सीए। ये था इल्यूजन या डिल्यूजन जिसको बोलते हैं। पीआरसी को देखकर जो धोखे में आ गया वो तो गया। जिसने ये समझा कि कैफ है पीआरसी की एक्सटेंशन, उसको ना मिलेगी एक्सटेंशन। ये बता दूं मैं आपको, पीआरसी तो घेरने के लिए एक धोखा था, कैफ है असल पिक्चर। बात समझ आ रही है? अब बच्चा क्या समझता है कि जैसे मैं पीआरसी में पढ़ रहा था वैसे ही कैफ में पढ़ता रहूँगा, जैसी तफरीयाँ चल रही थी वैसे यहाँ भी चलती रहेंगी, पेपर वहाँ भी पास हुआ था पेपर यहाँ भी पास हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ठीक है? तो मुझे एक बात बताओ कि वो जो कचरा जिसको इंजीनियरिंग वालों ने फ़िल्टर कर दिया पहले, जिसको मेडिकल वालों ने पहले फ़िल्टर कर दिया, आई कैप नहीं करेगा फ़िल्टर? आई कैप नहीं करेगा फ़िल्टर? हर बंदा जो मुँह उठा के सीए में एडमिशन लेने के लिए आ गया है, उसने अपनी हरकतें भी दुरुस्त नहीं करी हैं और आगे करने का भी कोई इरादा नहीं है, तो आपको क्या लगता है वो सीए बनेगा? माजरत के साथ वो नहीं बनेगा। मैं बात करूँगा सीधी सच्ची खरी, बुरी लगती है तो लगे मेरी बला से 2 रोटी ज़्यादा खाना। मैं उन टीचर्स की तरह नहीं हूँ, हाँ फेल हो गए हो, नहीं 10 दफ़ा भी पेपर दो तो भी पास करना है आपने। पहले आप आईने में देखो, आप पास करने वाले हो तो तब पढ़ोगे आप। 1 दफ़ा 2 दफ़ा आप पढ़ ही नहीं रहे, पास कैसे करोगे? ऐसे मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ, 10 दफ़ा में भी पास करूँगा। ओ भाई 10 दफ़ा में पास करने के बाद ज़िंदगी ख़त्म हो गई तेरी भाई, सीए के चक्कर में तो बुढ़ा हो गया भाई। कब्र के अंदर फरिश्ता आके थोड़ी पूछेगा सीए करके आया नहीं आया करके। सीए कोई मतलब ये कि जो फरिश्ते आके सवाल करेंगे उसमें ये सवाल नहीं है कि आप सीए करके आए हो सीए करके नहीं आए हो, सीधी बात है। सीए आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती नहीं है, आपकी ज़िंदगी और आपका वक्त पहले कीमती है। तो आप आज से सोचो, आज से मुझे सीए करना है और मैं अपने आप को 2 अटेम्प्ट दूंगा। उसूलन तो 2 भी नहीं देनी चाहिए आपको, 1। आप ये सोचो कि 1 अटेम्प्ट है और मैंने ऐसे पढ़ना है कि मैंने ये पास करना ही करना है।
और ये मेरे लिए एक चैलेंज है, ये मेरे लिए एक टेस्ट है। सर ने आज मुझे गुस्सा दिला दिया, सर ने आज मुझे बोल दिया है एवरी टॉम डिक हैरी आ चुका है सीए के अंदर और वो फिल्टर आउट हो जाएगा। अब मुझे दिखाना है कि मैं फिल्टर आउट होने वालों में से नहीं हूँ, मैं आगे बढ़ने वालों में से हूँ। मुझे अब ये पहले ही अटेम्प्ट में प्रूफ करना है कि मैं वो नहीं हूँ जो सीए छोड़ेगा। आप मुझे एक बात बताओ, जिस बच्चे का पेपर रुकता है बाद में क्या कहता है, सर मैंने ये टाइम ज़ाया किया, मैंने ये टाइम ज़ाया किया, अब की दफ़ा बहुत अच्छा पढ़ूंगा और पास होऊंगा। और हम तो 9-10 साल से पढ़ा रहे हैं। एक बच्चा चौथी दफ़ा भी जिसको अटेम्प्ट देनी होती है ना, वो ये बोलता है सर पिछली 3 दफ़ा मुझसे ये गलतियाँ हुई, अब नहीं करूँगा गलती। तो बेगैरत आदमी, पिछली 3 दफ़ा से तू क्या, तुझे एहसास नहीं हुआ कि तेरा टाइम वेस्ट हो रहा है? एक पर्चे पे तूने 2 साल निकाल दिए। एक बच्चा ऐसा, यकीन करें आप, मेरे पास व्हाट्सएप के ऊपर उसकी चैट भी सेव होगी, सर मैंने ना कैफ के पेपर दिए हैं और वो पास नहीं हो रहे। अच्छा, मैंने बोला बेटा कौन से पेपर्स दिए हैं तुमने? पहले रिस्ट्रिक्शन नहीं थी ना ग्रुप ए ग्रुप बी की। बोलता है सर मैंने कैफ 1 से लेकर 8 तक सारे पेपर देकर ट्राई कर लिया। मैंने बोला बेगैरत आदमी, जब तुझसे 1 पास नहीं हुआ, 2 पास नहीं हुआ, 3 पास नहीं हुआ, उसके बाद तू आगे बढ़ा, वो भी पास नहीं हुए, और उसको 5 साल हो गए उसने कोई पेपर पास नहीं किया, और वो दिए जा रहे। आप सोचो तो सही भाई, ये लार्जर देन लाइफ मॉडल थोड़ी है भाई सीए का। नहीं हो रहा, जान छोड़ो इसकी भाई, दूसरा रास्ता पकड़ो यार। आज दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है यार। अब सीए नहीं करोगे तो भूखे मर जाओगे। रिस्क मिलने का ताल्लुक क्या सीए से? एक चीज़ आपके बस में ही नहीं है यार, आपकी कैपेसिटी नहीं है पढ़ने की, आपका दिमाग ही नहीं है पढ़ने का, आप सीरियस ही नहीं हो, आप तफरी तमाशों में लगे हुए हो, वालिदैन का पैसा बर्बाद करने के लिए बैठे हुए हो। आपको पता ही नहीं कर सक रहे आप, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा, भाई बस हो गई यार। आपको पता है आप नहीं पढ़ पा रहे, नहीं कर रहे, आप फोकस नहीं कर रहे, आप अपने 10-10 घंटे मोबाइल में बर्बाद कर रहे हो, दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रहे हो, फैमिली के साथ पार्टियां कर रहे हो, तो पेपर पास होगा ऐसे? तो बच्चा तो फिल्टर होगा। देखो अगर बच्चा फिल्टर नहीं होगा ना तो सीए की वो वैल्यू नहीं रहेगी जो आज वैल्यू है। तो बच्चे ने तो फिल्टर आउट होना है। 10 में से 6.5 बच्चा जो टैक्स का पेपर पास नहीं कर पा रहा, आप मुझे बताओ ना, वो आगे बढ़ना डिजर्व करता है? चलो एक दफ़ा गलती हो गई, रुक गया पेपर सर, अगली दफ़ा पक्का पास होगा। तो पास करना भाई, अगली दफ़ा करना पास भाई। 6 महीने एक अटेम्प्ट में लग गई, 6 महीने दूसरे अटेम्प्ट में लग गई, 1 साल लग गया, एक पेपर पास अगर नहीं हो रहा तुमसे, और वो भी कैफ 2 का, तो मुझे बताओ ये जो ग्रुप बी के जो जिन्नात पेपर खड़े हुए हैं, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, कॉस्टिंग, ऑडिटिंग, फिर सीए फाइनल के जो महाजिन्नात पेपर खड़े हुए हैं, जो सीए फाइनल में तो मेरा बच्चा ऐसा भी एडवांस टैक्स का पासिंग रेशियो 5% भी रहा है, 7% भी रहा है। यानी कि आप कैफ के कोर्स को अगर मल्टीप्लाई बाय 10 कर दोगे ना तो उसी फैमिली के कोर्स का डिफिकल्टी लेवल होता है। लेकिन अच्छी बात क्या होती है कि बच्चा उस वक्त तक इतना मैच्योर हो चुका होता है, उसको इतना रगड़ा लग चुका होता है कि उसको पता होता है अगर मैंने अपना टाइम वेस्ट किया तो ये मेरी मौत कर रहा हूं मैं। फिर उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि तुमने पढ़ना है। फिर आपको जिस तरह मैं आज झंझोड़ रहा हूं, आपके ज़मीर को झंझोड़ रहा हूं, मुझे वो झंझोड़ना नहीं पड़ता। सीए फाइनल के स्टूडेंट्स को उनको पता है कि अगर उन्होंने पढ़ के पेपर नहीं निकाला तो आज वो, मिसाल ले रहा हूँ, आज अगर मिसाल के तौर पर थोड़ी देर के लिए यूँ अज्यूम करो उनकी आर्टिकलशिप खत्म हो गई किसी कंपनी में, उनको पता है अगर उन्होंने पेपर नहीं निकाला तो वो लाख रुपए सैलरी पर बैठे रहेंगे, 1.25 लाख पर बैठे रहेंगे, और अगर उन्होंने ये पेपर निकाल लिया तो 3 लाख पे पहुंच जाएंगे, 4 लाख पे पहुंच जाएंगे। तो अब मुझे उनको ये बताने की जरूरत नहीं है कि पेपर निकाल, हरामखोर, खुद ही पड़ेगा, उसको पता है। कैफ के बच्चों के साथ क्या मसला है, उनको दिन रात सुबह शाम एहसास दिलाना पड़ता है कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। पैसा माँ बाप का लग रहा है, पाल माँ बाप रहे हैं, घर को उन्होंने सपोर्ट नहीं करना, तो उनको एहसास ही नहीं है। अब सीए फाइनल में जो बच्चा जाता है, वालिदैन बोलते हैं अच्छा फर्म से स्टाइपेंड मिल रही है ना, फीस भी खुद दो अपनी। अब जो फीस खुद देता है तो बोलता है भाई तो खुद फीस दे के पढ़ना पड़ रहा है, पास करो भाई।
बेड ऑफ रोजेस तो खत्म हो गया, बेड ऑफ रोजेस तो सिर्फ कैफ तक है, बस बस। तो मैं कह रहा हूं आज अगर आपकी आंखें नहीं खुली ना, इट विल बी टू लेट, टू लेट। मैं कह रहा हूं जिंदगी का अगर आपके 6 महीने ज़ाया हो जाते हैं आपकी बेवकूफ़ी की वजह से, आपकी बेवकूफ़ी की वजह से, अगर आपके 6 महीने ज़ाया हो जाते हैं ना, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है। इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैं थोड़ी डिफरेंट तरीके से निकालता हूँ, और भी टीचर्स निकालते हैं, बताते हैं, झिंझोड़ने के लिए, एहसास दिलाने के लिए, आईना दिखाने के लिए, जलील करने के लिए। मैं थोड़ी डिफरेंट तरीके से निकालता हूँ इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसकी आपके सिर्फ 6 महीने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैं जो निकालूंगा ना, वो थोड़ी डिफरेंट तरीके से निकालूंगा। कैसे? आओ निकालते हैं। आप 6 महीने आपने अगर पेपर फेल कर लिया, इसका मतलब आप अपनी क्वालिफिकेशन से 6 महीने दूर हो गए, नहीं हो गए? 6 महीने दूर हो गए। आप ये सोचो आज से कई साल बाद, जब आप 35 साल के हो जाओगे, 40 साल के हो जाओगे, 35 साल के हो जाओगे, मेरी एज के आसपास आ जाओगे, मिसाल ले रहा हूँ, ये 40 साल के हो गए, तो आप सोच रहे हो यार मैं जब 40 साल का हो जाऊंगा ना, मैं तो किसी कंपनी का CFO बन जाऊंगा, मैं तो 35 साल का होऊंगा तो मैं तो किसी कंपनी का हेड ऑफ डायरेक्टर फाइनेंस बन जाऊंगा, मैं तो बाहर चले जाऊंगा, और उस वक्त मेरी सैलरी मिसाल के तौर पर 20 लाख रुपए होगी, मिसाल ले रहा हूँ, 15 लाख रुपए होगी, चलो और कम कर लो, 10 लाख रुपए होगी, 10 लाख की अर्निंग होगी मेरी, बिल्कुल कम कर लेते ना, 10 लाख की अर्निंग कर लेते। तो क्या अगर वो 10 लाख की अर्निंग आपने 35 साल में अचीव करनी होगी, तो क्या वो 6 महीने डिले हो गई आपकी? वो 35 लाख रुपए की अर्निंग आपकी 6 महीने डिले हो गई, क्योंकि आपने 6 महीने इधर बर्बाद कर दिए क्वालिफिकेशन के अंदर। अगर आपने ये बर्बाद ना किए होते तो वो आपको 6 महीने पहले अर्निंग्स हासिल हो जाती। अब आप उस 35 लाख, वो 10 लाख को मल्टीप्लाई बाय 6 कर लो, 60 लाख रुपए, 60 लाख रुपए की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। 6 महीने दूर होने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 60 लाख रुपए। पेपर की फीस नहीं है, पेपर की फीस दोबारा देनी पड़ेगी सर, ICAP को सब्सक्रिप्शन हमें दोबारा देनी पड़ेगी, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। 6 महीने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 60 लाख रुपए, क्योंकि आप आज से 15 साल बाद जो अर्निंग अचीव कर रहे हो, आप ये सोचो वो 6 महीने दूर हो गई, क्योंकि वो 6 महीने आपने यहां बर्बाद कर दिए। तो अब अक्लमंद कौन है जो आज से अपनी आंखें खोल ले और अपना 100% दे दे? देखो एक बंदा अपना 100% दे के अगर फेल हो जाए ना, कोई गम नहीं है, अगली दफा वो पास हो जाएगा। गम कब होता है, दुख कब होता है? आपके पास टाइम था, आप क्लास में टाइम पे आ सकते थे, आप रेगुलर क्लासेस ले सकते थे, आप होमवर्क टाइम पे कर सकते थे, लेकिन ना आपने होमवर्क टाइम पे किया, ना आपने क्लासेस टाइम पे ली, ना आपने पढ़ाई लेक्चर्स टाइम पे देखे, और उसके बाद आप फेल हो गए। अब दुख होता है। क्या आप कर सकते थे यार, लेकिन चूंकि आपको रियलाइज लेट हुआ, इसलिए आप लोग देर से जागे और फेल हो गए। आपके वालिदैन आप पर पैसा लगा रहे हैं, वो बड़ी मेहनत से कमा रहे हैं, मेरे दोस्तों, बड़ी मेहनत से कमा रहे हैं, वो अपनी कई ख्वाहिशात को आपके लिए कुर्बान कर रहे हैं। मैंने देखा है, मैंने अपने वालिदैन को देखा है। इसलिए कि मेरी फीस टाइम पर पे हो, मेरी एजुकेशन के ऊपर कोई फ़र्क ना आए, मेरे वालिदैन ने अपनी कितनी ख्वाहिशात की कुर्बानी दी है, मैंने देखा है। फिर मैंने CA एंटर जब कर लिया, CA एंटर करने के बाद जब मैं फर्म में एंटर हुआ तो मुझे एक और शौक चढ़ा। मैं अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट था, CA एंटर तक मेरे सारे पेपर स्ट्रेट अल्हम्दुलिल्लाह पास थे, आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट। मैं जब फर्म में एंटर हुआ, KPMG ज्वाइन की मैंने, मुझे शौक चढ़ा, मैंने कहा मुझे ACCA भी करना है, तो उस वक्त मेरे वालिदैन ने ये नहीं बोला नहीं, ये तो इतनी महंगी क्वालिफिकेशन है, इसके तो पैसे भी पाउंड में जाएंगे, उसके तो पैसे भी पाउंड में जाएंगे। नहीं, मेरी अम्मी की जो भी सेविंग्स थी, उन्होंने बोला नहीं तुझे करना है तो कर ले, ACCA कर ले।
तो सीए के जो पैसे थे वो तो अब्बा देते थे, वो एसीसी के पैसे अब्बा ने नहीं दिए, वो अम्मी की सेविंग्स थी। अम्मी ने बोला तुझे करना है, मैंने बोला मुझे करना है। बोले ये मेरी सेविंग्स पड़ी हुई है, तो एसीसी कर लो, कोई मसले की बात। तो एसीसी की जो फाइनेंसिंग है वो मेरी अम्मी ने की थी। तो वालिदैन बहुत कुर्बानियाँ दे रहे हैं आपके लिए यार, बहुत मेहनत से आपके वालिदैन ये पैसे अर्न कर रहे हैं जो वो आप पर लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? इसलिए लगा रहे हैं कि आप बुढ़े होकर क्वालिफाई हों और उनको तब सपोर्ट करें, नहीं, जल्दी क्वालिफाई हो भाई। 23 साल में क्वालिफाई करना है, 24 साल में क्वालिफाई करना है भाई, इससे ज़्यादा नहीं आगे बढ़ना, बस बाखत्म। अपने माँ बाप को सपोर्ट करना है, उनका सहारा बनना है। बात समझ आ रही है? तो क्या आज से सारे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जो देखेंगे, जो देख रहे हैं, बाद में देखेंगे, क्या सबके सब ये वादा कर रहे हैं कि वो अपना 100% डे 1 से देंगे? हाथ उठा के वादा करो, सर हम 100% डे 1 से देंगे, डे 1 से देंगे। वादा कर लो, वादा कर लो, हाथ रेस कर। नीयत हमने कर ली, अच्छी नीयत कर ली हमने, अल्हम्दुलिल्लाह। वादा मैंने करवा लिया ताकि अगर आप 100% ना दें तो गुनाह मिलता रहे आपको, झूठे वादे का, ठीक है। और ये इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से मुझे पूरी उम्मीद है, इंशाअल्लाह। मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, मेरा कोई कमाल नहीं है इसके अंदर। इसमें कमाल है शायद उस दुआ का जो हम हर क्लास में, क्लास शुरू होने से पहले पढ़ेंगे कि अल्लाह पाक हमारे लिए सब्जेक्ट आसान कर देंगे इंशाअल्लाह। इस सब्जेक्ट में कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपकी समझ में ना आए, अल्लाह के हुक्म से। और अगर समझ में नहीं आई और आपने मुझसे पूछा भी नहीं तो बखुदा मैं कोई नजूमी नहीं हूँ, मैं नजूमी नहीं हूँ, मैं आपके दिलों का हाल नहीं जानता, मुझे नहीं पता आपको समझ आया नहीं आया। लेकिन स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैं नजूमी हूँ क्योंकि मुझे फेस देख के पता लग जाता है किसको आया किसको नहीं आया। और 90% हिट रेट होता है मेरा, 90%, कि मैं पूरा कॉन्सेप्ट देने के बाद जब बच्चों से पूछता हूँ बेटा सबको सब समझ आ गया? जी सर सब आ गया। किसी का कोई सवाल? नहीं सर कोई सवाल नहीं। उसके बाद मैं करता हूँ सवाल, अच्छा बेटा बताओ ये जो मैंने समझाया, मैंने ये क्या बताया था, ज़रा बताओ इसमें क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा। तो अगर मैं 5 बच्चों से पूछता हूँ तो उसमें से 3 लोग गलत जवाब देंगे, क्योंकि टीचर जो इतने सालों से पढ़ा रहा होता है ना, उसको अपने स्टूडेंट की फेस रीडिंग करना आ जाती है। अल्लाह पाक टीचर के लिए ये खोल देते हैं कि इस बच्चे को समझ आया है और इस बच्चे को समझ में नहीं आया है। मैं जब समझा रहा था तो ये बच्चा बातें कर रहा था, ये बच्चा दीवार को तक रहा था, ये नीचे देख रहा था, ये मोबाइल को देख रहा था। यहाँ से बैठ के सब नजर आता है क्योंकि ये स्टेज थोड़ी ऊंचाई पर है, ठीक है ना। बिल्कुल आप ऐसी खामोशी से भी बात करेंगे ना कि आपको लगेगा कि टीचर को तो समझ नहीं आया। मुंह पे हाथ रख के बात करिए आपने, ठीक है। ख़वातीन मास्क लगाए आपने बात कर ली, मुझे फिर भी पता लग जाता है कि इसने बात करी है। इतनी एक्यूरेसी से साउंड आता है वहाँ से, उस जगह से, अल्लाह के फजल से, तो मुझे पता लग जाता है कौन कितना सीरियस है। जितना आप सीरियस होंगे आपको उतना फ़ायदा मिलेगा। ये बातें रोज़ रोज़ की करने की नहीं है, ये झंझोड़ना पहले दिन ही होता है। अगर आप पहले दिन ट्रैक पर आ गए इंशाअल्लाह, ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत आसान होने वाला है इंशाअल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से। मेरा कोई कमाल नहीं होगा इसके अंदर। कोई सवाल अगर आपका है ना, आपके दिल और दिमाग के अंदर इस सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आता है, मैंने टॉपिक बढ़ा दिया, आपके दिमाग में कोई सवाल भी आया, आप पिछली अटेम्प्ट वाले बच्चों से पूछ लें, उससे पिछली अटेम्प्ट वाले बच्चों से पूछ लें। मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि मैं आपके सवाल का जवाब ना दूँ। हाँ, मैंने पूरा टॉपिक पढ़ाया, तबीयत से पढ़ाया, 4 दफ़ा रिपीट किया, पूछा भी, सबको समझ आ गया। उसके बाद में सब कुछ कहानी मुकने के बाद, सब कुछ रब करने के बाद, उसके बाद बच्चा पूछते सर ये बता दें, फिर तो आग लगेगी, जाहिर सी बात है। उस वक्त भी मैं कहता हूँ पूछ लो, क्या होगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको थोड़ा सा डांट दूंगा, थोड़ा जलील कर दूंगा, कोई मसला नहीं। उस्ताद की डांट भी जो है वो रहमत होती है, कोई बात नहीं। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़े से शाय होते हैं, शर्मा रहे होते हैं, हाथ रेज़ नहीं करते, पूछते नहीं, तो उनके लिए मैं ये कहता हूँ कि भाई क्लास में अगर कोई ब्रेक में लेता हूँ 5 मिनट का, 10 मिनट का, उसमें आकर मुझसे पूछ लो। फिर भी आपको नहीं समझ आता तो जैसे ही क्लास ख़त्म होगी, देखो हमारी क्लास 12:15 पे ख़त्म होगी, क्लास 12:15 ख़त्म होगी हमारी,
12:15 बजे जैसे ही मैं यहाँ से जाता हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ आएँ और फैकल्टी रूम में आ जाएं, कि मैं आज पहले दिन कह रहा हूँ और बिल्कुल ओपनली कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तो अगली क्लास शुरू हो जाएगी, सर उमर काजी की क्लास शुरू हो जाएगी, या अगर यहीं टाइम होगा तो हम यहीं बैठ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। या जैसे ही मैं जाता हूँ बाहर फैकल्टी रूम में, आप चल लें मेरे साथ, आपका कोई सवाल है आप मुझसे पूछ लें, मैं सारे स्टूडेंट्स की क्यूरीज को एड्रेस करने के बाद ही कैंपस से निकलता हूँ। अब चाहे उसमें मुझे 5 मिनट लग जाएं, 10 मिनट लग जाएं, 15 मिनट लग जाएं, अच्छी बात ये होती है कि मुझे 5-10 मिनट से ज़्यादा कभी लगे नहीं है। कभी एक आध स्टूडेंट आ गया, उसने कोई छोटी सी चीज़ पूछ ली, फ़ौरन से बता दिया, फ़ौरन से समझ आ गया, मुश्किल से 5 मिनट, मैं आपको बता रहा हूँ टाइम लगता ही नहीं, लेकिन पूछ लें। देखें यह आपका हक है, आप पूछें, आप पढ़ने आए ना, आप पूछें, फीस पूरी दी है तो पूछ लो भाई, पूरा फ़ायदा उठाओ। मैं ये सोचता था कि मैंने अगर फ़ीस पूरी दी तो मुझे समझ भी पूरा आना चाहिए, मुझे उसका हक अदा करना है, मेरे वालिदैन के पैसे मुझे ज़ाया नहीं करने हैं, उन्होंने मुझ पर पैसे लगाए, मुझे वो पैसे ज़ाया नहीं करने। टीचर की ज़ुबान से निकला हुआ हर लफ्ज़ मुझे समझ आना चाहिए है, अगर नहीं समझ आया मैं टीचर से ही पूछूंगा। क्या ये बात आपकी समझ आती है? गुड। रीजंस ऑफ फेलियर क्या है ये मैं आपको बता चुका हूँ, मुख्तसरन बता चुका हूँ। आपने ये चीज़ें नहीं करनी है, सिलेक्टिव स्टडीज़ आपने नहीं करनी है, आपने पूरी स्टडीज़ करनी है, फुल फ्लेज स्टडीज़ करनी है, कोई टॉपिक नहीं छोड़ना। आज से ही हम छोड़ने की बातें करेंगे, इंपॉर्टेंट की बातें करेंगे, चॉइसेस की बातें करेंगे, तो फिर तो बात मज़ा नहीं आएगा ना। सीए का स्टूडेंट है ना हम लोग, तो इंटर मैट्रिक के थोड़ी हैं अभी। लैक ऑफ डिसिप्लिन इन स्टडीज़, डेली क्लास लेनी है, जो होमवर्क मिलेगा वो प्रॉपर्ली आपने करना है। अगर आपने क्लास ले ली और होमवर्क टाइम पे कर लिया, पेपर आपका पास है, आज से बता रहा हूँ इंशाल्लाह पास है, इंशाल्लाह। लैक ऑफ अटेंशन, क्लास में तो मौजूद हैं, अटेंशन नहीं है। एक और रिक्वेस्ट है, रात की नींद प्लीज़ प्रॉपर ले लिया करो। सुबह क्लास है, आप लोग प्लीज़ 12 बजे के बाद सो जाए, 12 बजे से सो जाए करो, 12 से लेट ना हुआ करो प्लीज़। 12 से 6-7 घंटे की नींद आपको रात की मिलनी चाहिए। फिर फजर से उठ जाओ, फिर फजर के बाद मत सो, फजर की नमाज में उठ जाओ, फजर के बाद मत सो, रिवाइज कर लो, रिकैप कर लो, मैंने कोई होमवर्क दिया हुआ वो होमवर्क कर लो, भले सुबह के लिए रख लो 1 घंटा, 10 बजे क्लास होगी, निकले आ गए क्लास लेने के लिए। रात को अगर आप जागोगे अपना नुकसान करोगे। आप सीए कर रहे हो, देखो आप सीए कर रहे हो, आप दूसरों की मिसालें ना लो, वो भी तो पूरी रात पढ़ता है, वो भी तो पूरी रात पढ़ता है, वो भी तो पूरी रात पढ़ता है। अल्लाह ने रात सोने के लिए बनाई है। जो करता है वो गलत करता है, जो करता है वो गलत करता है। उसको देख के ये नहीं बोलो मुझसे तो रात में ही पढ़ाई होती है। ये फजूल लोगों की फजूल बातें हैं, बहुत माजरत के साथ, फजूल लोगों की फजूल बातें, मुझसे तो रात में ही पढ़ाई होती है, मैं तो पूरी रात जागूंगा, ये अभी की बातें हैं सारी। बस वजह, जब फर्म शुरू होगी आपकी, कैफ के बाद जब फर्म शुरू होगी, फर्म कितने बजे स्टार्ट होगी? 9 बजे। उसके बाद आप बोलना मैं तो रात जागूंगा, नहीं, फिर नहीं जागेंगे रात। आई कैप का पेपर स्टार्ट होता है 9 बजे, ऑफिस लगता है 9 बजे। बड़े से बड़ा बंदा किसी कंपनी का सीएफओ सीईओ भी ऑफिस आएगा कितने बजे? 9 बजे, 10 बजे। और वो अगर टाइम पे नहीं आएगा वो जलील होगा, पूरी ज़िंदगी जलील होगा, पूरी ज़िंदगी जलील होगा। टाइम और पंक्चुअल, मैंने यकीन करो, मैंने 20-20 लाख रुपए जो सैलरी लेते हैं ना, उन लोगों को मैंने टाइमिंग पे जलील होते देखा है, पंक्चुअलिटी पे जलील होते देखा है मैंने। देखो आपको प्रोफेशनल वर्ल्ड में compete करना है, अपने आप को नाकारा मत बनाओ। पूरी रात जाग कर आपका जिस्म नाकारा हो जाएगा, आपके अंदर इतनी बीमारियां आ जाएंगी, आपकी सोच है, आप थक जाओगे, आप वक्त से पहले, अभी तो जवान भी ढंग से नहीं हुए हो, बुढ़े हो जाओगे अगर आप रात को नहीं सोगे। रात को आपने सोना है। फिर अच्छा, अटेंशन आपकी प्रॉपर होगी। आप आने से पहले प्लीज़ नाश्ता भी कर लें, प्रॉपर नाश्ता करके आएँ, रिक्वेस्ट है मेरी, नाश्ता करके आ जाएं, चाय पी के आ जाएं। नाश्ता करके और चाय पी के अगर आप आ गए, देखिए घर में नाश्ता मिल जाता है, उठ जाते हैं, ठीक है, नहीं तो आप आएँ आधा घंटा पहले, अंडा पराठा खा लें, चाय पी लें, कोई मसले की बात नहीं। ख़वातीन के लिए आसान है, खुद इतना नाश्ता बना लेंगी। आपके लिए अगर मसला हो रहा है, जल्दी घर के नाश्ते की तरतीब नहीं है तो कोई मसले की बात नहीं है, जल्दी घर के नाश्ते की तरतीब नहीं है तो कोई मसले की बात नहीं है। बहनों से ताल्लुकात अच्छे रखें, उनको उठा दें, आप बोले भाई नाश्ता बना के दो, मुझे जाना है, क्लास है मेरी, ठीक है, नहीं होता कोई मसले की बात नहीं है।
यहाँ पे आके नाश्ता कर लो, चाय पी लो, नाश्ता नहीं भी करते, एक बिस्किट खा लिया, चाय पी ली, दिमाग खुल जाएगा ज़रा, चाय पीने से आपका दिमाग फ्रेश हो जाएगा, उसके बाद क्लास ले लो, आपको फ़ायदा होगा। पेपर टेक्निक हम सिखाएंगे, उसको आपको प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस सिखाने के बाद भी आप जब तक होमवर्क नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है आप उसके ऊपर कमांड और एक्सपर्टीज़ हासिल नहीं कर सकते। आंसर की प्लानिंग कैसे करनी है, ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, ये मैं सब सिखाऊंगा आपको, टेंशन नहीं लेनी। रिक्वायरमेंट समझनी कैसे है, इश्यूज़ कैसे समझने हैं, नहीं समझोगे, नहीं प्रैक्टिस करोगे, नहीं ड्राफ्टिंग करोगे, पेपर फेल हो जाएगा। पुअर राइटिंग स्पीड, स्लो लिख रहे हैं, गंदा लिख रहे हैं, इंतहा दर्जे की गंदी राइटिंग। मेरे बच्चे पूछते हैं सर, मैं जब देखता हूँ ना रजिस्टर, आपको जब भी मैं कोई काम दूंगा तो मैं बार बार आप लोगों का काम देखने के लिए आऊँगा, तो मैं जिसकी राइटिंग गंदी होगी उसको मैं थोड़ा जलील भी करता हूँ। तो सर वो आई कैप क्या राइटिंग के मार्क्स काट लेता है? मैंने बोला नहीं, बिल्कुल भी आई कैप की है, आई कैप ऐसी छोटी हरकत करता ही नहीं कि राइटिंग के मार्क्स काट ले। हाँ, लेकिन अगर आई कैप को समझ ही नहीं आएगा तो पूरे क्वेश्चन के मार्क्स ही नहीं मिलेंगे आपको। आपकी इतनी गंदी राइटिंग है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा आपने लिखा क्या है, तो क्या मार्क्स मिल सकेंगे आपको? नहीं, मार्क्स राइटिंग के नहीं कटेंगे, उसको समझ ही नहीं आएगा, इस चक्कर में कट जाएंगे। पुअर टाइम मैनेजमेंट, ओवर रनिंग ऑन ए स्पेसिफिक पार्ट, एक पार्ट के ऊपर बहुत टाइम लगा दिया, बाकी पार्ट के ऊपर फिर परेशान हो गए, पेपर खराब हो गया। एग्जामिनर कमेंट्स को इग्नोर कर रहे हैं। मेथोडोलॉजी हमारी क्या होगी, फिजिकल क्लासेस, लाइव क्लासेस भी हो रही होंगी, ऑफलाइन मोड के लिए रिकॉर्डेड सेशंस भी होंगे, एग्जाम फोकस्ड वेबिनार वगैरह, बाकी की सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। अच्छा भाई, फिर हमारा ये बातें हम कल करेंगे, ये बातें हम कल से यहाँ से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। बजट क्या है, अब यहाँ से हमारी टैक्स की कोर डिस्कशन कल से स्टार्ट हो जाएगी। बजट क्या है, पाकिस्तान की इकोनॉमी के मसाइल क्या हैं, बजट डेफिसिट किसको बोलते हैं, बजट के नंबर्स क्या हैं, और ये जो बजट है, ये जो रेवेन्यू की फिगर आ रही है, ये रेवेन्यू की फिगर ब्रेक डाउन किस तरह से होगी, कौन कौन से टैक्सेस से कौन कौन से पोर्शन आपको हासिल होंगे, इनकम टैक्स से कितना आएगा, कस्टम से, सेल्स टैक्स से कितना कितना पोर्शन हासिल होगा, ये सारी के सारी बातें कल से हमारा कोर डिस्कशन टैक्सेशन का स्टार्ट हो जाएगा। आज सिर्फ इस सब्जेक्ट से आपको आशना कराने के लिए, इस सब्जेक्ट के बारे में मोटी मोटी बातें करने के लिए और आपकी आंखें खोलने के लिए हमने बहुत सारी डिस्कशन की है। बुक आप लोगों को इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वाला वीक और नेक्स्ट वीक तो नहीं, आज हम कहाँ खड़े हुए हैं, 15 सितंबर को खड़े हुए हैं, तो 15 सितंबर पे आज हम खड़े हुए हैं। पहले चैप्टर के तो आपको मैं हैंड आउट दिलवा दूंगा इंशाल्लाह। अक्टूबर के फर्स्ट वीक से बुक अवेलेबल हो जाएगी, 1 अक्टूबर से इंशाल्लाह, या अक्टूबर के फर्स्ट वीक से आपको बुक अवेलेबल हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, आई कैप की बुक के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, हैंड आउट वगैरह ये कल इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएंगे, जिससे हमारी डिस्कशन का, हमारी पढ़ाई का आगाज़ हो जाएगा। आपका कोई सवाल है, किसी के दिमाग में कोई कन्फ्यूजन है, अभी भी कोई चीज़ है खलिश बाकी रह गई है, तो प्लीज़ मुझसे पूछ लो, अदरवाइज आई विल क्लोज द सेशन। प्लीज़ एनी क्वेश्चन। जी मेरे बच्चा जी, एग्जामिनर कमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, टीचर क्लास में कभी भी डिस्कस ना करें, लेकिन आपके पास अवेलेबल है। देखो एग्जामिनर कमेंट्स में आपको क्या फ़ायदा मिलता है, एग्जामिनर कमेंट्स से आपको ये फ़ायदा मिलता है कि बच्चों ने इस सवाल में ये गलतियां की, अब आपने वो पढ़ ली तो आपको वो गलतियां नहीं करनी। बात समझ आ रही? एग्जामिनर कमेंट्स मैं ऐसे कभी मैं भी रीड नहीं करता क्लास में, लेकिन मैं जब सोल्यूशन सॉल्व करवा रहा हूँ ना, मैं बताऊँगा देखो एग्जामिनर ने ना यहाँ पर ये कमेंट दिया है, वो दिया होगा एग्जामिनर ने कभी कमेंट, यहाँ पर एग्जामिनर ने ये कहा है कि बच्चे ये मिस कर देते हैं, बच्चे ये स्टेप स्किप कर देते हैं, ये स्टेप स्किप कर देते हैं, यहाँ पर ये वर्किंग शो नहीं करते, ये ड्यूरिंग द डिस्कशन आएगा। हाँ, लेकिन पोर्टल पर आपके पास एग्जामिनर कमेंट्स मौजूद है, 1 2 3 अटैम्प्ट्स के देख लो, बहुत है, पेपर से पहले तो मसले की बात नहीं। उसमें एग्जामिनर ही बताता है कि कहाँ कहाँ बच्चे ने मार्क्स लूज़ किए, टीचर तो वो हर सवाल पर ही बता रहा होता है आपको, वही बातें आपको एग्जामिनर कमेंट्स में मिलती हैं, लेकिन इसको पढ़ लो अच्छा बाद में जब आपको, क्योंकि देखो अभी क्या है, अभी क्या सीन है कि अभी आप कोई भी सवाल देखोगे ना, मैंने आपको बताया टैक्स के अंदर ऐसा होता है कि एक सवाल में 5 टॉपिक मिले हुए होंगे, तो अभी जैसे जैसे मैं आपको सवाल कराता रहूँगा वैसे वैसे आपने करना है बस।
ये टॉपिक करने के बाद ये सवाल करना है, ये 3 टॉपिक हो गए, अब ये सवाल करना है, इसमें 3 टॉपिक आ रहे होंगे, तो वो मैं आपको गाइड करूंगा आपने कैसे करना है इंशाल्लाह ताला। ठीक है, और किसी के दिमाग में कोई सवाल बेटा, कोई क्वेश्चन? क्लियर है सब? इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होती है। रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये है, वैसे मैं देखो 10 बजे रखता हूँ, अभी मैंने रखा हुआ है 10:15 से कोई लेट ना हो। 10:15 से जो लेट होगा वो ये दिखा देगा कि हम सीरियस कम हैं या हम सीरियस नहीं हैं। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जब भी आप कभी किसी कंपनी को ज्वाइन कर लेंगे, कल मेरे स्टूडेंट से मुलाकात हुई थी, वो आया हुआ था, जो टैक्स का मेरा स्टूडेंट था, वो माशाल्लाह क्वालिफाई कर गया, सीमेंस में होता है, सीमेंस की आर्टिकल है उसकी, और अभी उसकी आर्टिकलशिप में 1 साल बाकी है, उसने क्वालिफाई कर लिया है। तो कहने का मकसद ये है कि अब वो जिस कंपनी में है, सीमेंस में है, उसको टाइम पे पहुंचना है। अगर वो टाइम पे नहीं पहुंचेगा तो उसके पैसे कट जाएंगे। कॉर्पोरेट वर्ल्ड का रूल ये होता है कि अगर आप 3 दफ़ा लेट हो गए ना, 3 दिन लेट हो गए, 1-1 मिनट के लिए भी लेट हो गए, 1 छुट्टी कट जाती है, 1 छुट्टी के पैसे कट जाते हैं। अब मैं मिसाल ले रहा हूँ, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, आपकी 2 लाख रुपए स्टार्टिंग सैलरी है। कितनी सैलरी है? 2 लाख रुपए स्टार्टिंग सैलरी है। वर्किंग डेज हैं मिसाल के तौर पर 8 दिन छुट्टी निकाल लो, समझो 22 वर्किंग डेज हैं। ज़रा 2 लाख को डिवाइड करो 22 पे, जल्दी से 2 लाख को डिवाइड कर लो 22 पे, 9,000 रुपये, 9,000 रुपये। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 3 दिन 5-5 मिनट लेट आओगे, 3 दिन 5-5 मिनट लेट आओगे, तो आपके 9,000 रुपये कट जाएंगे, 9,000 रुपये कट जाएंगे। अच्छा, फिर जब ये उसूल लगता है, कंपनी में जॉब होती है आपकी, उसके बाद फिर गाड़ी भगाते हुए, बाइक भगाते हुए, बंदे उड़ाते हुए कंपनी पहुंच रहे होगे कि किसी तरह थंब लग जाए मेरा टाइम मशीन के ऊपर, लेट ना लगे मेरी। यहाँ पर टीचर बोल बोल के थक गया, टाइम पे आ जा, टाइम पे आ जा, कॉन्सेप्ट निकल रहा है, कॉन्सेप्ट निकल रहा है, कॉन्सेप्ट निकल रहा है, पेपर रुक जाएगा, वो इंपॉर्टेंस नहीं आती। जब तक जेब से माल नहीं जाता ना, वो इंपॉर्टेंस नहीं आती। तो आप ये सोच लो कि अगर 6 महीने चले गए आपके, तो 6 महीने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी बताई मैंने? 60 लाख। ये सबको नहीं बतानी है, ये खुफिया रखनी है, 60 लाख। तो भले आपके पैसे तो मैं नहीं काट रहा लेट आने के, लेकिन ये लेट आने के पैसे तो नहीं काट रहा मैं, लेकिन इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 60 लाख हो सकती है। या आप लेट आ रहे हो, मैंने डिस्कशन शुरू कर दी, वही चीज़ पेपर में आ गई, आपको समझ। अच्छा, फिर लेट आने वालों के साथ एक और मसला होता है, वो लेट आए 15 मिनट लेट आए, उनके नज़दीक उन्होंने तो फिजिकल क्लास ले ली है, उनके नज़दीक उन्होंने फिजिकल क्लास ले ली, अब वो ऑनलाइन तो लेंगे नहीं, ऑनलाइन नहीं देखेंगे, रिकॉर्डेड क्लास नहीं देखेंगे वो, क्यों? क्योंकि उन्होंने तो ले ली है क्लास। अब वो जो 15 मिनट उसको शुरू के रह गए ना, वो हमेशा के लिए रह गए। उसको फिर ये भी तौफीक नहीं होगी कि वो 15 मिनट में जाके रिकॉर्डिंग से देख लूँ, हरामखोरी और सुस्ती इतनी चाहिए। ठीक है, तो इसका हल ये है, टाइम पे पहुँचो प्लीज़। सही है, 10:15 बजे का टाइम है, इंशाल्लाह कल बिल्कुल टाइम पर आपने पहुँचना है, लेट आपने नहीं होना। ठीक है मेरे बच्चों, अल्लाह पाक हमारे लिए इस पूरी जर्नी को आसान करे। इंशाल्लाह बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से हर चीज़ कवर करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल, टेक केयर अ लॉट, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।